एपिसोड 1 अमावस की काली गहरी रात थी। अमावस्या के चांद का चेहरा। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी। बिजलियां जोरों से कड़क रही थी। एक सुनसान सड़क जिसके दोनों तरफ सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे थे, जो कि हवा के चलने से बहुत जोरों से शोर कर रहे थे। उसी काली रात में एक लड़की लाल रंग के शादी के जोड़े में नंगे पैर उन भीगी हुई सड़कों पर भागे चली जा रही थी। गहरे लाल रंग के शादी के जोड़े में उस लड़की का सफेद संगमरमर सा बदन और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसका पूरा शरीर जोरदार बारिश के कारण भीगा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त से बेशुमार गुस्सा, नफरत और दर्द दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने काले कपड़े पहने हुए 4-5 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए थे। लड़की उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गई और तुरंत भागने के लिए पीछे मुड़ी, पर तब तक पीछे वाले बॉडीगार्ड भी आ गए और उसके कदम वहीं थम गए। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है, जिसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है, जो कि अभी नीले रंग के 3-पीस सूट में होता है। सारे बॉडीगार्ड उस कार की तरफ देखने लगते हैं जहां से वो लड़का आ रहा था। जब लड़की देखती है कि सबका ध्यान दूसरी तरफ है, तो वह लड़की चुपके से वहां से निकलकर सड़क की दूसरी तरफ जंगल की ओर भागने लगती है। तब तक वो लड़का भी वहां पर आ जाता है और खाली जगह देखकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है। पाउटिंग बॉडीगार्ड से उसके गुस्से भरी निगाहों को देखकर सहम जाते हैं। फिर वो चिल्लाकर कहता है, कहाँ गई वो? तभी उसे वहां पर कुछ गिरने की आवाज आती है, तो सभी लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं। तो उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है, बॉस वो रही, लेकर आओ उसे, और ध्यान रहे कुछ होना नहीं चाहिए उसे। सभी गार्ड उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। लड़की ने जब देखा कि वो लोग उसी की तरफ आ रहे हैं, तो वो हड़बड़ी में खड़ी हुई और उस पथरीले रास्ते पर भागने लगी, जिससे उसके पैरों में से खून बहने लगा। उस लड़की को भागता देख वो लड़का भी उसके पीछे भागने लगा। लड़की भागते हुए अचानक से रुक गई, क्योंकि अब उसके भागने की कोई और जगह नहीं बची थी, क्योंकि उसके 2 कदम आगे ही बहुत ही गहरी खाई थी। तब तक वहां पर सारे गार्ड्स और वह आदमी भी आ गया। उस आदमी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अब कहां जाओगी तुम श्रेया? अब तो तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है, तुम्हें अब सिर्फ मेरे पास ही आना होगा। श्रेया उसकी तरफ मुड़ी। इस समय उसकी आंखों में बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई थी। वह नफरत भरी आंखों से उस लड़के की तरफ देख रही थी। श्रेया ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर उस खाई की तरफ देखा, जहां से उसे नीचे का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो खाई इतनी गहरी थी, उसके ऊपर कोहरे की धुंध छाई हुई थी, जिससे नीचे की खाई कितनी गहरी है ये दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो आदमी अपने कदम बढ़ाकर आगे आते हुए कहने लगा, अब कहाँ भागोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। ये कहते वक्त वो आदमी मुस्कुरा रहा था। तभी उस आदमी को श्रेया के हंसने की आवाज सुनाई दी, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। वो आदमी श्रेया को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगा और फिर कहा, हंस क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? श्रेया ने थोड़ा रुकते हुए कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम सबने मिलकर मुझे पागल बना दिया है। तब उस आदमी ने थोड़े सीरियस टोन में कहा, मजाक करना बंद करो श्रेया और चलो मेरे साथ, वरना। उसकी बात बीच में काटते हुए श्रेया ने आगे कहा, वरना क्या करोगे? क्या अभी भी कुछ बाकी है करने को, जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? श्रेया की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो गई। अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने और इन मतलबी लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे भाई, मेरे सपने। ये सब कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। वो अपने आंसुओं को निकलने नहीं देना चाहती थी, फिर भी जबरदस्ती उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और फिर थोड़ा रुक कर कहा, मैंने तुम्हें यहां से अपने सच्चे दिल से प्यार किया था। श्रेया ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए, पर तुमने तो मेरे प्यार का ही मजाक बना दिया। तुमने सिर्फ अपने सो कॉल्ड ईगो के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है राव। अरे हाँ, याद आया, मेरे पास तो सिर्फ मेरा शरीर ही बचा है। उसके लिए तुमने ये सब कुछ किया ना? मेरा एकलौता सहारा छीना, मेरे प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। मेरा भाई मेरे आंखों के सामने ही मर गया, और मेरी बदकिस्मती तो देखो, मुझे उनका अंतिम संस्कार तक करने का मौका नहीं मिला। श्रेया ने रोते हुए कहा। उस आदमी ने बड़े आराम से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरी इंसल्ट भी की, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था, तो मैंने भी उसका बदला तुमसे प्यार का नाटक करके लिया। फिर उसने आगे कहा, मेरी होने वाली बीवी बहुत हुआ, बाकी की बातें शादी के बाद करेंगे। उसके ऐसा कहते ही श्रेया ने एक बार घिन भरी नजरों से उसे देखा और थोड़ी दर्द भरी आवाज में कहा। उसने अपने रूंधे हुए गले से एक दिल को तोड़ देने वाली दर्द भरी आवाज में धीमे से कहा, आरव।
जब उसने श्रेया की इतनी दर्द भरी आवाज में अपना नाम सुना तो वह बड़े ध्यान से और एक अजीब सी बेचैनी के साथ उसकी तरफ देखने लगा। मैंने अपने उस थप्पड़ का बदला तुम्हारे दिए गए बड़े से बड़े टॉर्चर को सहकर चुका दिया था आरव, पर आज तुमने मेरे इज्जत की नीलामी करके मेरे अंदर के प्यार को पूरी तरीके से मिटा दिया। तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर से प्यार करते थे और मैं किसी बेवकूफ की तरह उसने आधे शब्दों को नहीं कहा। अब तक बारिश भी रुक चुकी थी, बस तेज हवाएं चल रही थी। श्रेया ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत शौक है ना मेरे साथ रात बिताने का, पर मेरे जीते जी तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर उसने एक बार मुड़कर पीछे खाई को देखा और कहा, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के साथ तुम्हें जो भी करना होगा कर लेना। ये बात श्रेया ने अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा। आए श्रेया की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया। उसमें थोड़ा घबराते हुए का श्रेया से कहा, पागल मत बनो, वापस आओ, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आए अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो इसके आगे और कुछ बोल पाता से पहले ही श्रेया ने कहा, तो क्या करोगे, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मिस्टर आरव सहगल। आए श्रेया ने आगे कहा, मुझे पता है आरव, कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करते हो। आज मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कभी प्यार नसीब नहीं होगा। देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, पर तुम्हें कभी भी प्यार नसीब नहीं होगा। यू डोंट वरी मिस्टर सहगल, इसकी शुरुआत में करूंगी, तुम्हें मेरी वैल्यू भी जल्द ही पता चलेगी। यह कहकर वो अपने कदम पीछे लेने लगी। ये देखकर आरव जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा घबरा गया है। श्रेया वापस आओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी वरना तुम्हारे दोस्तों को मार डालूंगा। श्रेया के कदम वहीं रुक गए। आरव ने थोड़ी राहत की सांस ली। श्रेया ने कहा, अब मुझे किसी की मौत और जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन तुम में कुछ नहीं बदला, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय श्रेया की आंखों में बेनतहा दर्द दिख रहा था। अब तो उसके आंखों में आंसू भी नहीं आ रहे थे। श्रेया वापस अपने कदम पीछे लेने लगी। आरव जो अभी अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, उसने अपनी गति तेज कर दी और श्रेया की तरफ भागा। उस समय तक उसने अपनी दोनों बाहें फैला ली और अपनी पीठ खाई की तरफ कर गिरने लगी। वो आदमी बहुत घबरा गया, उसकी आंखों में उसे खो देने का डर दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से श्रेया को पकड़ने के लिए भागा। आए एक आखिरी बार श्रेया ने उसकी की तरफ अपनी नफरत भरी निगाहों से देखा और खाई में गिरते हुए कहा, आई हेट यू मिस्टर आरव सहगल, आई हेट यू। और फिर श्रेया ने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे से कहा, मम्मा बाबा आई एम कमिंग, मैं आ रही हूं आपके पास। और उसकी आंखों के किनारों से आंसू बह निकले। तभी वहां पर एक बहुत ही जोरदार बिजली चमकी। एक पल के लिए चारों ओर दिन जैसा उजाला हो गया। एक काफी बड़ा और खूबसूरत सा बगीचा, जहां पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चार पत्ती, तिपतिया घास, ताड़ का पेड़, जड़ी बूटी थी। उस समय चांद की रोशनी पूरे बगीचे में फैल रही थी, जो कि उस बगीचे की सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे थे कि चारों ओर फूलों, पुष्पणकाल, गुलाब की सुगंधित खुशबू फैली हुई थी। आए वहां पर इतने खूबसूरत और सुंदर फूल, गुलदस्ता, गुलाब, हबिस्कस, सूरजमुखी, पुष्पणकाल, ट्यूलिप लगे हुए थे कि जो एक बार उसे देख ले वहीं ठहर जाए। आए और वहां पर एक झूला भी लगा हुआ था, जिसको लताओं ने लपेट रखा था। उसके ठीक सामने एक बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ था, जिसमें से पानी गिर रहा था। थोड़ी आगे चलने पर एक बड़ा सा खूबसूरत का तालाब था के चारों और छोटे पौधे लगे हुए थे। उस तालाब में से भाप निकल रही थी। वही उस तालाब के किनारे पर पत्थरों की चट्टानें थी, आए जिसमें से पानी झरने की तरह निकल रहा था। वह नजारा इतना मनमोहक था कि कोई भी एक बार देख ले तो बस वही रह जाए। उसी तालाब में खूब सारी गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। तालाब में एक सुंदर सी आकृति दिखाई दे रही थी, जो कि अत्यंत ही मनमोहक थी। आए धुंध की वजह से कुछ ज्यादा साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर जितना भी दिखाई दे रहा था उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक पुरुष होगा। अच्छी खासी कद काठी, सफेद बदन, लंबे काले मुलायम से बाल और चौड़े कंधे, मजबूत छाती, और उसकी सुंदरता तो ऐसी कि किसी भी लड़की की सुंदरता उसके सामने कम पड़ जाए। स्वयं कामदेव भी उसके उस सुंदर स्वरूप को देखकर दंग रह जाए। उसके तीखे नैन नक्श और पतले और सुंदर होंठ, गठीला बदन पर उसकी आंखों में सिर्फ क्रूरता भरी हुई थी। वह आदमी अपनी आंखें बंद किए टेक लगाकर आराम से लेटा हुआ था। तभी वहां पर एक सेवक दौड़ता हुआ आया और अपने घुटने टेक कर कहा, मालिक मालिक। पर उसे वहां उसके मालिक दिखाई नहीं दिए तो वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, हमने तुमसे कितनी बार कहा है हमारे स्नान के समय हमें परेशान ना किया करें, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी 200 कोड़े। उसके मालिक ने जब ऐसा कहा तो वह सेवक तुरंत अपनी नजरें नीचे करते क्षमा मांगने लगा। आई क्षमा
क्षमा करें मालिक, वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। क्षमा करें मालिक, आपको एक आवश्यक सूचना देनी थी। मालिक, वो नगर वासियों ने किले के बाहर विद्रोह कर दिया है, वो किसी के बहकावे में आकर ये सब कर रहे हैं। तभी उस सेवक को उसके मालिक की एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है इन सब में, इन्हें एक आखिरी बार जाने को कहो, और अगर ना जाए तो इन सबको ही मौत के घाट उतार दो। फेयरफुल सेवक ने आश्चर्य से अपने मालिक की ओर देखा और हक लाते हुए कहा, जी जी मालिक। और फिर उस तालाब बैठे आदमी ने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद किए हुए कुछ क्षण ही हुए थे कि उसने अचानक से एक बार फिर आंखें खोली, जैसे कि उसे किसी चीज की आहट हो रही हो। वह एक बार इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगा। उसने पानी में ही एक कदम आगे बढ़ाया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसके ऊपर जैसे कुछ गिरने वाला है। उसने तुरंत ही ऊपर की ओर देखा, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कोई चीज उसके ऊपर आकर गिरी, जिससे वो उस चीज के साथ ही पानी के अंदर चला गया। फिर उसने तुरंत ही पानी से बाहर अपना सर निकाला और अपनी गुस्से भरी आंखों से इधर उधर देखा। आवाज सुनकर सेवक जो जाने के लिए मुड़ा था वो वहीं पर रुक गया और वापस पलटकर तालाब की ओर देखने लगा। जब उसने अपने मालिक को इतने गुस्से में देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। तभी श्रेयांश, सेवक का मालिक, पानी में ही खड़े रहकर अपने हाथों की 2 उंगलियों को घुमाया और वो चीज बाहर निकल कर आ गई जो उसके ऊपर गिरी थी। श्रेयांश के अपनी दोनों उंगलियों को घुमाते ही एक लड़की गहरे लाल रंग के जोड़े में पानी में से बाहर निकले। पानी में से एक झटके से बाहर निकालने की वजह से उसके शरीर पर से पानी झरने की तरह बहने लगा। उसके सफेद संगमरमर जैसे बदन पर पानी की बूंदें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। श्रेयांश जो उसे बाहर फेंकने जा रहा था, उसके हाथ वहीं रुक गए। श्रेयांश तो जैसे उसकी खूबसूरती में ही खो गया। वह एक तक उसे देखने लगा। श्रेयांश उसे ऊपर से नीचे तक जांच रहा था। श्रेयांश की नजर सबसे पहले उसके कमर पर गई, जहां कमर के बाईं तरफ एक गहरे काले रंग का तिल था, जो कि उसके सफेद बदन पर चमक रहा था। गर्दन के पास में भी एक तिल था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। श्रेया इस समय हवा में झूल रही थी कि हाथ पैर हवा में ही लटक रहे थे। बेहोशी के कारण उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जिससे उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर भी आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पर श्रेयांश तो जैसे इतने में ही खो गया। श्रेयांश के चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, परंतु उसकी आंखें उसके दिल के हाल को बयां कर रही थी। श्रेयांश तो अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। नो माउथ फेस, उससे की पतली कमर, सुराहीदार गर्दन, गोरी त्वचा और लंबे काले बाल। उसकी नजर तो बार बार उसके तिल पर ही अटक जा रही थी। श्रेयांश उसे अपनी दोनों उंगलियों के सहारे ही आगे पीछे घुमा रहा था और श्रेया हवा में ही गोल गोल घूम रही थी, जिससे उसके पीठ भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी चोली आगे से थोड़ा डीप थी और पीछे की पीठ खुली हुई थी, जिससे उसकी त्वचा और भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। श्रेयांश को तो मानो कोई होश ही नहीं था। श्रेयांश की नजरें उसके बालों से टपकते हुए पानी टपकता पसीना को उसके शरीर पर रेंगते हुए देख रहा था। उसके बालों से टपकता हुआ पानी की उसकी सुराहीदार गर्दन से होते हुए उसकी चोली के अंदर से निकलकर कमर पर रेंग रहे थे। पानी का उसके शरीर पर यूं रेंगना, श्रेयांश तो यही देखे जा रहा था। उसे देखते हुए मानो खो ही गया। उसका गला अपने आप सूखने लगा। उसके अंदर पहली बार ऐसी इच्छा जागृत हुई थी किसी को देखकर। वही वो सेवक तो अपना मुंह खोले बस हष्ट फेस सामने देखे ही जा रहा था। श्रेया को देखकर उसका मुंह लगभग आधा खुल अस्टॉनिश्ड फेस चुका था। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूरे जा रहा था। उसके मुख से कुछ शब्द निकले, अति सुंदर, पर यह है कौन और यहाँ आई कैसे? मुझे तो लगता है अब मालिक इस लड़की को मार ही डालेंगे। पुरुषोत्तम, उस सेवक का नाम, घबराहट के साथ अपने मालिक की तरफ देखता है। कुछ समय पश्चात उसको ऐसे ही देखने के बाद श्रेयांश अचानक से अपनी 2 उंगलियों को अपनी तरफ घुमाता है, जिससे श्रेया तेज गति से सीधा उसके सीने से जा टकराती है। श्रेयांश अपनी दोनों उंगलियों को अपनी तरफ घुमाता है, जिससे श्रेया एक झटके के साथ उसके सीने से टकराती है और श्रेयांश अपनी मजबूत बाहों से उसकी कमर को कसकर पकड़कर अपने शरीर से सटा लेता है। श्रेया पूरी तरह से श्रेयांश से लिपटी हुई थी। श्रेया के शरीर का पूरा भार श्रेयांश के शरीर पर था और श्रेया का सर उसके सीने पर रखा हुआ था, जो कि श्रेयांश को असहज महसूस करवाने के लिए काफी था। अब तक श्रेयांश की तंद्रा टूट चुकी थी। उसके चेहरे पर फिर से वही कठोर भाव आ चुके थे। उसने बिना किसी भाव के श्रेया को अपनी बाहों में उठाया और पानी से बाहर निकलने लगा। पानी से बाहर निकलकर उसने श्रेया को एक पत्थर के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया और खुद भी थोड़ा झुक कर बैठ गया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। फ्रांस ने समय काले रंग की धोती पहनी हुई थी, जो कि उसके सफेद शरीर को और भी आकर्षक बना रहे थे। वहीं पुरुषोत्तम अभी भी अपना मुंह खोलो श्रेया को देखे जा रहा था। अस्टॉनिश्ड फेस।
फिर श्रेयांश ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया। अब श्रेयांश को श्रेया का चेहरा और भी ज्यादा साफ साफ दिख रहा था। वो बस उसके चेहरे के हर एक बनावट को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी वो बड़ी बड़ी घनी पलकें, बड़ी बड़ी आंखें जो कि अभी बंद थी, छोटी सी नाक, थोड़े से फूले हुए गाल और गुलाब की पनखुड़ी जैसे होंठ और उसके गर्दन का तिल। फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। वो अपनी उंगलियां बारी बारी से श्रेया की आंखों पर, गालों पर और उसके होठों पर फिरा रहा था। उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी, ठंडा पसीना जिसे उसने अपनी उंगलियों से साफ किया। कुछ पानी की बूंदें श्रेया के गुलाबी पनखुड़ी जैसे होठों पर भी थी। श्रेयांश ने अपना अंगूठा उसके होठों की तरफ बढ़ाकर उसके होठों पर लगे पानी को साफ किया। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था मानो कि वह उसके चेहरे को साफ कर रहा हो, बल्कि उसके चेहरे की प्राकृतिक सुंदरता को अपनी उंगलियों द्वारा महसूस कर रहा हूं। जब उसने उसके होठों को छुआ तब उसके हृदय में उसे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ, बढ़ता दिल जो कि उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। वही पुरुषोत्तम जो कि काफी देर से उन्हें देख रहा था, उसके ऐसा करते हैं आश्चर्य से उसके पैर हल्का सा लड़खड़ा जाता है और धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। और इसी आवाज के साथ ही श्रेयांश का ध्यान टूटता है। उसने झट से अपने वस्त्रों को उठाया और पहन लिया। उसका वस्त्र पूरी तरीके से काले रंग का था, जिसको पहनने के बाद उसकी काया ऊपर से नीचे तक पूरी तरह ढक गई। फिर श्रेयांश ने पीछे मुड़कर कहा, हमारे आनंद महल में एक कक्ष की व्यवस्था करो, जल्द से जल्द। पर पुरुषोत्तम तो अभी भी सदमे में ही था। उसने उसकी बात नहीं सुनी। जब श्रेयांश ने देखा कि उसने अभी तक उसकी बात नहीं सुनी तो उसने अपनी 2 उंगलियां घुमाई और पुरुषोत्तम उड़ता हुआ पेड़ से लड़कर नीचे जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। जब उसे अपनी गलती का आभास हुआ तो वह अपने दर्द को बुलाता हुआ अपने घुटनों पर बैठ गया और क्षमा मांगने लगा। श्रेयांश ने फिर से कहा, आनंद महल में कक्ष की व्यवस्था कराओ। ये बात उसने अपने दांत पीसने हुए कहे। पुरुषोत्तम ने कहा, जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। फिर श्रेयांश ने आगे कहा, अपने 200 कोड़े मत भूलना, जाओ यहाँ से। पुरुषोत्तम घबराते हुए खड़ा हुआ और भागता हुआ बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने राहत की सांस ली और अपनी पीठ पकड़कर कराहने लगा। फिर उसे जैसे ही ध्यान आया, अपने दर्द को भूलकर आनंद महल की ओर दौड़ गया। आनंद महल, जो कि एक बहुत ही सुंदर महल था जिसमें केवल श्रेयांश के द्वारा लाई गई स्त्रियां ही रखी जाती थी। श्रेयांश सिर्फ उन सुंदर सुंदर महिलाओं को लाकर अपनी उस आनंद भवन में रखता था, क्योंकि उससे सुंदरता को संजोने का बहुत शौक था। पर उसने आज तक उनमें से किसी को भी नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो उन्हें बस एक सुंदर चीज समझकर अपने महल में लाकर रखा हुआ था। वहां पर एक से एक सुंदर महिलाएं और राजकुमारियां थी जो शैतान मालिक की एक नजर के लिए इंतजार करती हैं कि पता नहीं कब उनके मालिक की नजर उन पर पड़ जाए और उनकी किस्मत चमक जाए। इसी आशा में वहां की सारी स्त्रियां स्वयं को खूब सजा कर रखती थी। उन्हें वहां पर सारी सुविधाएं दी जाती हैं, पर किसी को भी उस महल को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होती थी। श्रेयांश ने एक नजर बिना किसी भाव के श्रेया को देखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बगीचे से निकलकर बाहर की ओर जाने लगा, जहां पर उसने देखा कि कई सारे सैनिक पहरा दे रहे हैं। फिर उसने एक नजर श्रेया को देखा, जिसका आधे से ज्यादा शरीर उसका दिख रहा था, जिसके कारण पता नहीं क्यों पर उसे किसी भी पुरुष के समक्ष से ले जाने का उसका हृदय नहीं हुआ, इसलिए वो वहां से सीधा गायब हो गया। आनंद भवन में पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि शैतान मालिक आने वाले हैं, जिनके स्वागत के लिए पूरे महल में शोर शराबा हो रखा था। सारी महिलाएं आपस में एक दूसरे से बातें किए जा रही थी और सभी जल्दी जल्दी तैयार होने में व्यस्त थी, जिसके कारण वहां पर चहल पहल कुछ ज्यादा ही हो रखी थी। उसी में से एक लड़की जो कि बहुत ही शान से चलती हुई चली आ रही थी, वह भी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती वहां पर उपस्थित सभी महिलाओं से कहीं ज्यादा थी। उस लड़की को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि वहां की रानी हो। वो जहां से भी निकल रही थी, सौरी औरतें उसका रास्ता साफ कर दे रहे थी। वो जल्दी से निकलकर उस कक्ष की तरफ गई जिसे पुरुषोत्तम ने सही करवाने के लिए बोला था। जब उसे ये सूचना मिली, स्वयं शैतान मालिक छोटा सा भूत यहाँ आने वाले हैं, तो वह इस कक्ष की व्यवस्था को स्वयं ही देखने लगी। यह थी माया, जो कि स्वभाव से बहुत ही घमंडी और क्रूर थी। वह स्वयं कोई सबसे उच्च समझती थी, क्योंकि शैतान मालिक ने उसे आनंद भवन की जिम्मेदारियों को सौंपा हुआ था, जिससे वह मैं स्वयं को शैतान मालिक की खास समझती थी। सारी तैयारियां हो जाने के बाद सारी औरतें और स्वयं माया भी भवन के द्वार के पास जाकर खड़ी हो गई और महल मालिक के आने का इंतजार करने लगी। माया को आज लग रहा था कि यह की तैयारी, इस कक्ष की तैयारी उसके लिए करवाई गई है, इसलिए वो आज बहुत ही खुश थी। उसने अपनी बगल में खड़ी सेविका से पूछा,
कि आज वह कैसी लग रही है। उसकी सेविका ने उसकी तारीफ और चापलूसी करते हुए कहा, मालकिन, यहाँ पर जितनी औरतें खड़ी हैं उन सबसे कहीं ज्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं। उस सेविका के द्वारा उसकी तारीफ किए जाने पर माया के मुख पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। श्रेयांश सीधा पुरुषोत्तम द्वारा तैयार करवाए गए कक्ष में श्रेया को अपनी बाहों में लेकर प्रकट हुआ और उसे देखते हुए बिस्तर पर लिटा दिया और स्वयं सीधा खड़ा होकर श्रेया के पूरे शरीर को फिर से देखने लगा। श्रेयांश चाहकर भी अपनी नजर उस पर से नहीं हटा पा रहा था। श्रेयांश ना चाहते हुए भी उसके बगल बैठ गया और अपनी उंगलियां उसके गालों पर चलाने लगा। बीच बीच में वो उसके गालों को अपनी एक उंगली से दबा भी रहा था, मानो कि उसके मुलायम गालों की जांच कर रहा हो। फिर उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके गालों से होते हुए उसके होठों को सहलाने लगी। उसकी उंगलियां उसके होठों से होते हुए उसके गर्दन के तिल के चारों ओर घूम रही थी और फिर उसने अपनी उंगलियों को उसके शरीर पर चलाना शुरू कर दिया। उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी गर्दन से हटकर उसके वक्ष से होते हुए उसके सुंदर और पतली कमर की नाभि के चारों ओर घुमाने लगा और फिर उसके कमर के तिल पर भी अपनी उंगलियां घुमाने लगा। ये करते वक्त के चेहरे पर बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट थी। रिलीव्ड फेस जो थोड़ी ही देर में गायब भी हो गई। नो माउथ फेस, नो माउथ फेस, नो माउथ फेस। श्रेया को अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था, जिसके कारण अपने शरीर पर किसी की उंगलियों को चलते हुए वह महसूस कर पा रही थी। वह अपनी बंद आंखों की पुतलियों को इधर उधर घुमाने लगी। जब श्रेयांश ने होश में आते हुए देखा तो उसने कुछ सोचते हुए अपनी 2 उंगलियां सीजर घुमाई और उसके वस्त्र बदल दिए जो श्रेया ने पहले पहन रखे थे, और वो लाल रंग का जोड़ा के उसके हाथों में आ गए। उसने उन वस्त्रों को अच्छी तरीके से देखा और स्वयं से कहा कि इस लड़की ने ये किस तरीके के वस्त्र पहने हुए थे, हमने इससे पहले तो कभी इस तरीके के वस्त्र नहीं देखे। उसने अपनी 2 उंगलियों को घुमाया और वह वस्त्र गायब हो गए। वही श्रेया अचानक से उठकर बैठ गई। उसके माथे से पसीना आ रहा था, मानो कि जैसे अभी कोई बुरा सपना देखकर उठी हो। उसकी सांसें काफी तेज गति से चल रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे स्वयं को शांत किया, अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और अपने घुटनों में छुपा लिया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह बिस्तर से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपनी आंखें मली, अपने गालों को थपथपाया और फिर अपनी नजरें इधर उधर करके सब ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि वह किसी अनजान से कमरे में है, जिसका इंटीरियर और डिजाइनिंग बहुत ही पुराने टाइम का लग रहा था। हैरानी से उसने खुद को एक बार देखा और फिर कमरे को। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने के लिए श्रेया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है, जिंदा भी है या मर गई। पर वो तो कितनी गहरी खाई में कूदी थी, तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ। वो जल्दी से आईने के सामने गई और उसने स्वयं को देखा तो पाया कि उसने लंबा सा सफेद रंग का वस्त्र पहन रखा है, जो कि उसे बहुत ही पुराने टाइम के लग रहे थे। फिर उसने स्वयं को एक जोरदार चुटकी काटी, जिससे उसे तेज दर्द हुआ, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। फिर उसने अपने मन में सोचा कि क्या ये हो सकता है कि मैंने टाइम ट्रेवल किया हो या फिर यह कोई शूटिंग चल रही है। उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो उसे कहीं भी कैमरा नहीं दिखा। फिर वह अपना सर पकड़कर वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगी, जिससे उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पर फिर भी उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। वही श्रेयांश जो काफी देर से बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। जब श्रेयांश ने श्रेया को होश में आते हुए देखा तो अपनी शक्तियों का उपयोग कर अदृश्य हो गया। श्रेयांश उस पूरे नगर में, या यूं कहें कि उस समय का सबसे शक्तिशाली और क्रूर राजा वही था, जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी, जिससे कि वह और भी शक्तिशाली हो गया था। उन्हीं शक्तियों में एक अदृश्य होने की शक्ति भी थी। जब उसने श्रेया को अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठे हुए देखा तो उसकी खुशबू लेने के लिए उसके पास, उसके और करीब आ गया, जिससे उसकी सांसें श्रेया के गर्दन पर महसूस होने लगी। किसी की सांसों को महसूस करते हुए श्रेया ने झट से आंखें खोलते हुए अपना सर ऊपर किया और वहां से दूर खड़ी हो गई। उसने फिर से उस ओर देखा जहां से उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ था, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वह दोबारा से जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और सोचने लगी कि उसके कपड़े कहाँ गए, ये कैसे कपड़े पहने हैं। वह इस बात को लेकर तो पक्की थी कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि वह भी डॉक्टर थी, जिससे उसे ये समझते देर न लगी कि उसके साथ अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ। तभी श्रेया को फिर से अपने आसपास किसी के होने का आभास हुआ। वह तुरंत पीछे पलटी और थोड़ी सी घबराहट के साथ इधर उधर देखने लगी। वही श्रेयांश थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। फ्लस्ट श्रेयांश अपने मन में, क्या इस लड़की को मेरा यहाँ होना आभास हो गया है? ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि
आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो मुझे अदृश्य होने पर आभास भी कर सके। तभी कुछ सोचते हुए श्रेयांश की आंखें क्रोध से लाल पाउटिंग 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 हो गई। उसने अपनी गुस्से भरी आवाज पूछा, कौन हो तुम? श्रेयांश अपनी गुस्से भरी आंखों से श्रेया की तरफ देखता है। अचानक से श्रेया को अपने आसपास का माहौल बहुत ठंडा लगने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। श्रेयांश अपनी कड़क आवाज में श्रेया की तरफ बढ़ते हुए पूछता है, कौन हो तुम? श्रेया ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और घबराकर जल्दी से आईने की मेज को पकड़ लेती है। श्रेया घबराहट से अपनी नजरें पूरे कक्ष में घुमाते हुए देखने लगती है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता तो श्रेया डर जाती है। तभी उसे फिर से आवाज आती है, कौन हो तुम? बिना मेरी अनुमति के तुम मेरे बगीचे तक कैसे पहुंची? श्रेयांश की वह आवाज किसी के भी दिल में भय पैदा करने के लिए काफी था। श्रेया उस आवाज को सुनकर उस दिशा में देखने लगती है जहां से वह आवाज आई है, परंतु से हम भी वहां कोई नहीं दिखाई देता। वही आईने के पास में एक गुलदस्ता रखा हुआ था जो श्रेया के हाथ में लग जाता है। वो जल्दी से उस गुलदस्ते को उठाकर उस आवाज की दिशा में फेंकती है, जिससे गुलदस्ता एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर बिखर जाता है और उसके फूल वहीं फैल जाते हैं। ये जोरदार आवाज सुनकर भवन के द्वार पर खड़े सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और एक दासी को वहां की जांच करने के लिए भेजते हैं। दासी अपना सर झुकाकर उस कक्ष की ओर चली जाती है। वही कक्ष में श्रेया के गुलदस्ता फेंकने पर श्रेयांश थोड़ा सा हट जाता है, जिससे वह गुलदस्ता जमीन पर टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर तो श्रेयांश को और भी गुस्सा आने लगा। वो एक झटके से जाकर श्रेया का गला पकड़ लेता है, जिससे श्रेया छटपटाने लगती है और उसके माथे से पसीना आने लगता है। श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ और उसे सांस लेने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। फिर श्रेयांश अपने हाथ की एक उंगली को उसके चेहरे पर चलाते हुए उससे कहता है, तुम जो कोई भी हो, अब तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है, अब तुम्हें यही रहना है। स्मर्क स्मर्क स्मर्क। उसकी बातें सुनकर और किसी की उंगलियों को अपने चेहरे पर महसूस होते ही श्रेया अपनी आंखें और कसकर बंद कर लेती है। अब उसके चेहरे का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। तभी श्रेया के दिमाग में किसी की आवाज गूंजने लगती है, अब तुम यहीं रहोगी हमारी गुलाम बनकर और तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। श्रेया की मुट्ठी आपस में कस जाती है और वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है। अब उसके चेहरे पर ना ही कोई डर और ना ही छूटने की छटपटाहट दिख रही थी। गुस्से और सांस न ले पाने के कारण श्रेया की आंखें खून के जैसी लाल हो जाती हैं। पूरी हिम्मत जुटाकर श्रेया अपने दांत पीसते हुए कहती है, हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं जो तुम्हारी बात मानेंगे, और रही बात यहाँ आने की तो हमें भी नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। श्रेयांश की उंगलियां उसके चेहरे पर रुक गई और वो उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। इस समय श्रेया के चेहरे पर न तो छूटने की छटपटाहट थी और ना ही डर। श्रेयांश की पकड़ उसके गले पर थोड़ी ढीली हो गई। श्रेयांश ने आगे कहा, क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? श्रेया ने फिर से अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, नहीं। जो इंसान खुद को छुपा कर रखता हो दूसरों के सामने आने से डरता हो, भला हम उससे क्यों डरेंगे? ये सुनते ही श्रेयांश की पकड़ फिर से उसके गले पर। श्रेयांश अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं इंसान नहीं हूं, शैतान हूं, शैतान, और तुम्हें हमसे डरना होगा। ये कहते हुए उसने श्रेया को हल्के से पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे श्रेया उड़ते हुए एक मजबूत खंभे से जा टकराई और एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही श्रेया के मुंह से खून निकलने लगा। श्रेयांश ने पीछे मुड़ते हुए श्रेया की ओर देखा तो उसने तो वह हैरानी से अपने हाथ देखने लगा और कहा, क्या मैंने इसे इतनी तेज फेंका था? फिर उसने मन में कहा, क्या इसके पास कोई आत्मिक शक्ति नहीं है? फिर एक तिरछी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगा। श्रेया वहीं बैठकर खांस रही थी और फर्श पर उसके मुंह से कुछ खून निकलकर गिरा हुआ था। श्रेया अपने एक हाथ उठाकर अपने मुंह पर लगे खून को साफ करती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो एक बार उस तरफ देखती है जहां से वह आवाज आई थी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ा सा उठते हुए अपनी पीठ को उस खंभे की तरफ करके टेक लगाकर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्रेयांश बस उसे हैरानी से देखता रह जाता है और मन में, क्या इसे दर्द नहीं होता? तभी कक्ष का द्वार अचानक से खुलता है और सभी लोग जो महल के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे वहां आते हैं, क्योंकि उस दासी ने यहां पर किसी लड़की की होने की बात उन सबको बता दी थी।
जिससे वो लोग अपने तेज कदमों के साथ उस कक्ष में आ गए। उन लोगों ने जब उस कक्ष का नजारा देखा तो सभी हैरान रह गए। ओपन माउथ फेस, ओपन माउथ फेस, ओपन माउथ फेस, क्योंकि वहां पर गुलदस्ता टूटा हुआ पड़ा था और एक लड़की कमरे में खंबे से अपनी पीठ लगाकर बैठी हुई थी और फर्श पर कुछ खून की बूंदें भी पड़ी हुई थी। सबसे पहले माया सबसे पहले होश में आती है और गुस्से से भड़कते हुए उस लड़की से कहती है, लड़की, तू यहाँ कैसे आई और ये तूने क्या दुर्दशा कर दी है इस कक्ष की। जब श्रेया आवाज सुनती है तो अपना सर उठाकर उन सब की ओर देखती है। श्रेया थोड़े आश्चर्य के साथ उन सब की ओर देख रही थी, क्योंकि उन लोगों ने जो वस्त्र पहने हुए थे वो से काफी पुराने समय के लोगों के जैसे दिख रहे थे। श्रेया बस उन्हें अपनी खाली आंखों से देखे जा रही थी, मानो उसे कोई उत्सुकता ही ना हो किसी को जानने की। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई उससे क्या कहता है। जब पुरुषोत्तम ने उस लड़की का चेहरा देखा तो कुछ सोचते हुए उसकी आंखें हैरानी से फैल गई है। क्राइंग, उसने मन में सोचा कि यह तो वही लड़की है जो शैतान मालिक के तालाब गिरी थी। तो क्या शैतान मालिक इसे स्वयं यहाँ लेकर आए हैं, वो भी बिना किसी के बताए। शैतान मालिक ने इस लड़की को हाथ लगाया। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। रस्ट फेस, रस्ट फेस, रस्ट फेस। तभी उन्हें वहां पर एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, जिससे सबके सब बहुत डर गए और तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ गए और अपना सर झुका लिया। इस लड़की को सभा में पेश किया जाए जल्दी। और ऐसा कहकर वो शांत हो गया। उसने एक बार श्रेया की ओर देखा जो खंभे के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही थी, फिर वहां से गायब हो गया। वहां लोगों को आवाज आनी बंद हो गई तो सभी ने अपना सर उठाकर देखा। वो समझ गए कि शैतान मालिक जा चुके हैं और तभी वहां दो सेविकाएं अंदर आई और श्रेया की बाह पकड़कर उसे उठाती हैं और बाहर की ओर ले जाने लगती हैं। श्रेया भी बिना कुछ कहे उनके साथ बाहर जाने लगती है। जब वहां बैठे सभी लोगों को शैतान मालिक की आवाज आनी बंद हो गई तो सभी समझ गए कि शैतान मालिक जा चुके हैं। तभी वहां पर के दो दासियां अंदर आई और श्रेया की बाजू को पकड़कर बाहर की ओर ले जाने लगी। श्रेया ने झटके से उन दोनों से अपनी बाजुएं छुड़ा ली और अपनी ठंडी आवाज में कहा, रास्ता बताओ। एक्सप्रेशनलेस दोनों राशियां उसकी ओर थोड़ी हैरानी से देखने लगी, वरीड मानो कि कोई अजूबा देख लिया हो जो खुद ही अपनी सजा पाने के लिए आगे चलने की बात कर रहा हो। जब मान्या ने उसकी बात सुनी उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान स्मर्क आ गई। उसने कहा, लगता है बहुत अकड़ है तुम में जाओ जाओ, कुछ ही देर में सारी अकड़ निकल जाएगी। मैं तो ये सोच रही थी कि शैतान मालिक ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया और तुम हो कौन, यहाँ कैसे आए। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, वो केवल अपनी खाली आंखों से उन सब की तरफ देखा। नो माउथ फेस, नो माउथ फेस। उसकी आंखों में उन सब के लिए नफरत और घिन दिख रही थी। दोनों दासियां आगे चलने लगी और श्रेया उनके पीछे पीछे। दासियां श्रेया को गलियारे से होते हुए एक बड़े से शानदार सभा में लेकर पहुंचते हैं। श्रेया जब सभा में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और एक ऊंचे और बड़े से सिंहासन पर शैतान मालिक बैठे हुए थे। छोटा सा भूत जिनका चेहरा एक मुखौटे से ढका हुआ था, उसका सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था। उसके आंखों पर मुखौटा पहना हुआ था जिससे उसका आधा चेहरा छुप गया था। सिया कहाँ पहुंची तो उसके कदम थोड़े धीमे हो गए। उसकी ठंडी और गहरी आंखें उस सभा में बैठे सभी लोगों का निरीक्षण कर रही थी। उसने अभी तक श्रेयांश को सिंहासन पर बैठे हुए नहीं देखा था। जब दोनों दासियों ने देखा कि वह आगे नहीं बढ़ रही है तो दोनों ने उसकी बाजू पकड़ ली और धकेलते हुए अंदर की ओर ले जाने लगी। श्रेया ने एक बार उन दासियों को घूरा, आंखें आई सामने पहुंचते ही दोनों दासियां अपने घुटने टेक कर बैठ गई। श्रेयांश कब से श्रेया को देख रहा था। श्रेया अभी भी इस महल की सभा को देखने में व्यस्त थी और उसे इस बात का भी पता नहीं था कि यहाँ के लोग कैसे आचरण करते हैं। उसे यहाँ के नियम कानून के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों राशियों जब श्रेया को घुटने टेकते नहीं देखा तो वह दोनों घबराने लगी। रस्ट फेस, उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्होंने घबराकर अपना सर जमीन पर टिका लिया, पर श्रेया को तब भी कुछ ध्यान नहीं आया। इस समय श्रेयांश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपनी दो उंगलियां घुमाई और श्रेया के दोनों पैर जाम हो गए और एक झटके से वह अपने घुटनों पर बैठ गई। उसके पैर अचानक से सुन्न हो गए, जिससे उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही श्रेया जमीन पर गिरी उसे होश आया। उसने तुरंत अपने पैरों को देखा जहां से उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने उठने की कोशिश की परंतु उससे नहीं हो पा रहा था। श्रेयांश उसे ये सब करते हुए देख रहा था। श्रेयांश इस समय पूरी तरीके से शैतान मालिक के रूप में था। छोटा सा भूत। सभा में बैठे सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
तभी वहां पर शैतान मालिक का खास सेवक पुरुषोत्तम आया और सभा शुरू करने को कहा। पुरुषोत्तम ने कहा, इस लड़की को 100 कोड़े मारे जाएं। आई जब श्रेया ने ये सुना तो उसने अपना सर उठाकर सिंहासन की ओर देखा जहां पर शैतान मालिक बैठे हुए थे। उसने सवालिया नजरों से एक बार पुरुषोत्तम की तरफ देखा और फिर श्रेयांश की तरफ देखा। आए तभी वहां पर एक हट्टा कट्टा काला सा आदमी अपने हाथों में एक चाबुक लिए हुए सभा में प्रवेश करता है और शैतान मालिक छोटा सा भूत के सामने घुटने टेक कर सर झुकाकर उनका सम्मान करता है। श्रेया अभी भी श्रेयांश की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी, मानो पूछ रही हो, किस बात के 100 कोड़े? श्रेयांश अपना हाथ हिलाता है। श्रेयांश का इशारा पाते ही वह आदमी खड़ा होता है और श्रेया पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। श्रेया को तो समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही उसे पहला कोड़ा पड़ा, उसकी हल्की सी आह निकल गई और अपने हाथ जमीन पर टिका दिए। जब तक उसे कुछ समझ में आता तब तक उसके पीठ पर लगभग 10 कोड़े पड़ चुके थे। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे, परंतु उसकी आंखें कुछ और ही बता रही थी। श्रेयांश चुपचाप बैठा श्रेया को मार खाते हुए देख रहा था। तभी श्रेया ने अचानक से अपना हाथ उठाया और उस चाबुक को पकड़ लिया और अपना सर उठाकर श्रेयांश की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें इस समय तक लाल हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान भी नहीं था। आए उसने वैसे ही एक हाथ से चाबुक को पकड़े हुए श्रेयांश की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ये किस बात की सजा दी जा रही है? उसकी यह बात सुनकर तो वहां पर बैठे सभी लोग कपकपाने लगे और वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। श्रेयांश की आंखें गहरी हो गई। उसने एक बार अपनी गहरी आंखों से श्रेया की आंखों में देखा तो एक पल के लिए वह थम सा गया। उसे उसकी आंखों में देखने से कुछ अजीब सा लगने लगा। पुरुषोत्तम अब अपनी ऊंची आवाज में कहता है, तुमने हमारे शैतान मालिक का अपमान किया है, उनके साथ ऊंची आवाज में बात करके और उनके सामने घुटने ना टेक कर। ये सुनते ही श्रेया ने एक बार श्रेयांश की ओर देखा जो उसे फिर से गुस्से से देखे जा रहा था, पाउटिंग। पुरुषोत्तम की सुनकर श्रेया के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई, कंफ्यूज्ड फेस। उसने श्रेयांश को देखते हुए वो चाबुक छोड़ दिया और वापस से अपना सर नीचे कर लिया, मानो कि सजा के लिए तैयार हो। उसे वापस से कोड़े पड़ने लगे। उसने अपनी मुठिया रॉक कसकर बंद कर ली, अपनी आंखों को नीचे किए हुए जमीन को देखने लगी। आए चाबुक के हर एक वार पर श्रेया की आंखों की भौहें दर्द से सिकुड़ जाती, परंतु उसके मुख से एक आह भी बाहर नहीं आती। श्रेयांश उसको ऐसे देखकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, डेडपैन फेस, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, ओपन माउथ स्माइल। आई वो झट से आंखें खोलता है, फिर श्रेया की तरफ देखता है जो अपना सर नीचे करे हुए सिर्फ चाबुक की मार सह रही थी। उसने वापस से आंखें बंद की तो उसे फिर से वही हंसने की आवाज सुनाई दी। आई उसने दोबारा से अपनी आंखें खोली। तब उसे समझ आया कि यह श्रेया की मन की आवाज है जो श्रेयांश सुन रहा था। आए श्रेया अपने मन में अपनी किस्मत पर हंस रही थी, पर थोड़ी ही देर में उसकी हंसी गायब हो गई और उसने गुस्से में मन में ही अपने दांत पीसते हुए कहा, ये सब के सब इंसान एक जैसे होते हैं, इन्हें बस अपनी सो कॉल्ड ईगो बहुत प्यारी होती है। आए इन्हें किसी के दुख, तकलीफ और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। आए अब तक श्रेया ने 50 कोड़े खा लिए थे। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था, उसकी पीठ खून से लाल हो चुकी थी। उसके कपड़े हल्के हल्के फट भी गए थे, पर श्रेया अब भी वैसी की वैसी ही बैठी थी। उस चाबुक की हर एक मार श्रेया के दिल में इंसानों के प्रति घिन और नफरत और ज्यादा पैदा कर रही थी। वो अपने मन में चिल्लाते हुए कहती है, मेरी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है, मैं चाहे उस दुनिया में रहूं या किसी और दुनिया में, मेरी खुशियां कभी मेरे पास नहीं होती, कभी नहीं। फिर उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्यों नहीं होती है मेरे पास? उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसके हाथों पर आंसू की कुछ बूंदें गिर गई। उसने अपने उसी दर्द भरी आवाज में अपने मन में कहा। इस समय तक उसकी आंखें बार बार खुल और बंद हो रही थी। उसका सर घूमने लगा था। अब तक उसके 100 कोड़े पूरे हो चुके थे। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इन इंसानों का? आखिर गलती क्या है मेरी? और वो जमीन पर मुंह के बल गिर गई और बेहोश हो गई। श्रेया की मन की बातें सुनकर श्रेयांश को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही पर बेचैनी जरूर हो रही थी। जिस इंसान को आज तक किसी के भी दर्द हो, तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी की बातों से बेचैन हो रहा था, वो वहां से तुरंत गायब गया। उसके जाते ही सभी ने श्रेया की तरफ अपनी हैरानी भरी नजरों से देखा, क्योंकि आज तक किसी ने भी श्रेयांश के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और इसने लड़की ने शैतान मालिक की आंखों में आंखें डालकर बात की।
और शैतान मालिक ने इसकी जान नहीं ली। सब ये सोच ही रहे थे कि वहां पर दो सैनिक आकर श्रेया की दोनों बाजुओं को पकड़कर घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाने लगे। श्रेया के दोनों घुटने जमीन पर घिस रहे थे। जब दोनों सैनिक श्रेया को बाहर ले जा रहे थे तो वहां पर बैठे सभी लोग खड़े होकर सभा से जाने लगे और धीरे धीरे पूरी सभा खाली हो गई। श्रेया को सैनिक अब तक महल के बाहर ले आए थे। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। हाई वोल्टेज, मानो कि श्रेया के इस दर्द की हिस्सेदार बारिश और वो हवाएं बन गई हो। जैसे ही श्रेया को महल से बाहर लाया गया, उसके चेहरे पर पानी की तेज बूंदें पड़ने लगी। टपकता पसीना आए और श्रेया धीरे धीरे अपने होश में वापस आने लगी। उसने अपनी नजरें खोली तो उसे सबसे पहले बारिश की बूंदें दिखाई दी जो जमीन पर लगातार गिरे जा रही थी। फिर उसने अपनी नजरें उठाकर दोनों ओर देखा। जब उसने दोनों सैनिकों को अपनी बाहों को पकड़े हुए देखा तो वह अपने एक एक हाथ से दोनों बाहें छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करता देख उन दोनों सैनिकों को थोड़ा गुस्सा आया, पर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। श्रेया अभी भी बार बार उनके हाथों पर अपने उल्टे हाथों से अपनी बाजू छुड़ा रही थी। उन दोनों सैनिकों को अब गुस्सा आ चुका था। उन्होंने श्रेया को एकदम से छोड़ दिया। श्रेया मुंह के बल उस जमीन पर पड़े हुए पानी में एक छपाक की आवाज के साथ गिर गई। श्रेया को जैसे ही दोनों सैनिक छोड़ते हैं, श्रेया जमीन पर पड़े हुए पानी में एक छपाक की आवाज के साथ गिर जाती है, क्योंकि अब उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो सही से बैठ भी सके। वो अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अपनी बाजुओं को बार बार पोंछ रही थी, मानो कि कौन सी गंदगी ने उसकी बाजुओं को छू लिया हो। फिर धीरे धीरे वो बेहोश होने लगी और कुछ ही देर में उसके हाथ रुक गए। वहां पर खड़े सैनिक उसे देख रहे थे, परंतु किसी में भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। महल के सारे नौकर इस दृश्य को देख रहे थे, परंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं गया। उसी जमीन पर गिरती हुई पानी की बूंदों के साथ श्रेया बेजान सी पड़ी हुई थी। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरती ही जा रही थी, टपकता पसीना, जिससे उसका खून उसके आसपास पड़े हुए पानी में फैल रहा था। हवाएं अभी भी तेजी से चल रही थी। रनिंग डैश, वो उसी जमीन पर उन पानी की बूंदों के साथ बेहोश पड़ी हुई थी। इस समय तक आसमान पूरी तरीके से संध्या में तब्दील हो चुका था, क्योंकि बादलों ने सूरज को पूरी तरीके से ढक रखा था। कुछ समय पश्चात रात्रि का समय होने वाला था, अमावस्या के चांद का चेहरा। श्रेया अभी वहीं बेहोश पड़ी थी, तभी अचानक से आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की। हाई वोल्टेज, जिससे श्रेया की चेतना वापस आई। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। पानी की वजह से उसकी पूरी पलकें भारी हो चुकी थी। फिर उसने धीरे अपनी आंखों को खोला। उसके शरीर में बेहिसाब दर्द हो रहा था, परंतु श्रेया के चेहरे पर अभी भी दर्द जैसे भाव नहीं थे। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करती है और फिर से गिर जाती है। वो दोबारा से अपनी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करती है, फिर से गिर जाती है। कई कोशिशों के बाद वो उठने में कामयाब हो जाती है और उठते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ वहां से जाने लगती है। उसे कुछ ध्यान नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, बस उसके पैरों उसे कहीं ले जा रहे थे। अपने उसी लड़खड़ाते कदमों के साथ उस बगीचे में आ जाती है जहां वो पहली बार गिरी थी। अब उससे और चला नहीं जा रहा था। उसके कदम जवाब देने लगे थे। वो लगभग फिर से बेहोश होने की कगार पर थी। फिर उसे वहां पर एक मोटा सा पेड़ दिखाई दिया, झड़ता वृक्ष। थोड़ी और हिम्मत करके श्रेया उस पेड़ के पास पहुंची। उसने उस पेड़ पर अपने दोनों हाथ रखे और अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी बाहें खोली और उस पेड़ से पूरी तरह से लिपट गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो उस पेड़ को गले लगा रही हो। थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद श्रेया वहीं पर सरकते हुए बैठ गई और अपना सर पेड़ की जड़ों पर रख लिया और अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए। बारिश अभी भी हो रही थी, परंतु पेड़ की छाया में होने के कारण उसके ऊपर बारिश की बूंदें कम पड़ रही थी। उसी बगीचे में श्रेयांश भी एक पेड़ के ऊपर खड़ा था, परंतु उसके ऊपर बारिश नहीं हो रही थी। वो बस खड़ा होकर शून्य में ताके जा रहा था। उसके मन में कुछ चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अपने हाथ पीछे किए हुए उस पेड़ पर खड़ा होकर आसमान की ओर लगातार ताके जा रहा था। उसके मन में बार बार श्रेया की वह सवाल भरी आंखें चल रही थी और उसकी मन की बात की। वो चाहे इस दुनिया में रहे या उस दुनिया में, इसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। वो स्वयं से कहता है, क्या ये किसी और दुनिया की है? अगर है तो यहाँ कैसे आए? क्योंकि इसने जिस तरीके के वस्त्र पहन रखे थे आज तक किसी ने नहीं पहने। उसके दिमाग में बस यही सारी बातें चल रही थी। उसे अब क्रोध आने लगा था, पाउटिंग, क्योंकि यह पहली दफा था कि शैतान मालिक को कोई बात परेशान कर रही हो।
और उसे सुलझा नहीं पा रहा हो। वो थोड़ा बेचैन होकर पेड़ की डाली से नीचे आ गया। श्रेयांश की कदम इतने हल्के थे कि एक पत्ता भी नहीं हिला। नीचे आने पर भी उसके ऊपर पानी की एक भी बूंदे नहीं पड़ रही थी। वो जहां से भी जा रहा था उसके कदम बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि पानी पर चलने पर भी उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। श्रेया की आंखें खुली हुई थी। वो लगातार उन पेड़ों को देखे जा रही थी। उसका चेहरा इस समय तक पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। उसके गुलाबी होंठ सफेद पड़ चुके थे। श्रेया के चेहरे पर इस वक्त दर्द तो था, पर उसकी चोटों का नहीं। उसके दिल में हो रहे दर्द का एहसास उसके चेहरे पर था। श्रेया काफी देर से ऊपर की ओर देखे जा रही थी। काफी देर बाद उसने अपनी पलकें झपकाईं और फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। अब तक बारिश भी रुक चुकी थी। श्रेया धीरे से पेड़ के सहारे से खड़ी होने लगी और धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने एक कदम बढ़ाया और उसका पैर फिसल गया और संभालते हुए पेड़ को झड़ता वृक्ष पकड़ने के चक्कर में श्रेया घूमते हुए जमीन पर एक धम्म की आवाज के साथ अपने हाथ फैलाकर गिर गई। उसका शरीर एक बार फिर से दर्द से तड़प उठा। अब उसके पास उठने की हिम्मत भी नहीं थी। वो वैसे ही लेटी रही। श्रेयांश कुछ गिरने की आवाज सुनकर तुरंत रुक जाता है और अपने बगीचे में अपनी नजरें घुमाने लगता है। श्रेयांश थोड़ी आगे चलता है तो देखता है कि कोई जमीन पर पड़ा हुआ है। उसे देखकर उसकी आंखें गहरी होने लगती हैं, क्योंकि उसको किसी का भी उसके बगीचे में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। जो भी आने की कोशिश करता उसे सीधा मौत की सजा दी जाती थी। इसलिए यहां पर कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था। श्रेयांश अपने कदम उस ओर बढ़ाता है। जब वो थोड़े करीब जाता है तब उसे किसी के मन की बात सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो उस लड़की की ओर देखने लगता है। फिर जब वो थोड़ा और करीब जाकर देखता है उसे पता चलता है ये तो वही लड़की है। आगे वो कुछ करता उससे पहले ही उसे श्रेया की बातें सुनाई देती है। श्रेया लगातार अपनी पलकें झपकाए जा रही थी। अब उसकी आंखें खुली नहीं रह पा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका दर्द खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और वो अपने मन में ही कहती है, मम्मा, बाबा, रोहन, भाई, आप सब तो चले गए, प्लीज मुझे भी बुला लो ना। अब मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले क्यों गए? ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। श्रेया रोते हुए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पर मेरे पास तो कोई ऐसा है भी नहीं जिससे मैं अपना तकलीफ कह सकूं। प्लीज ताली बजाने प्लीज मुझे अपने पास बुला लो ना। अब और नहीं सहा जा रहा। कितने साल हो गए अकेले जीते अब नहीं जिया जाता। प्लीज ताली बजाने, हम भीख मांगते हैं, हमें बुला लो न अपने पास। अब हमें यहाँ नहीं रहना। प्लीज ताली बजाने मम्मा, प्लीज ताली बजाने। इस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो रो भी नहीं पा रही थी। श्रेया अभी भी उसी भीगी हुई जमीन पर बारिश की बूंदों के साथ अपने दोनों हाथों को फैलाकर पड़ी हुई थी। इस वक्त तक उसकी आंखें लगभग बंद हो चुकी थी। श्रेयांश, जो कि थोड़ी देर पहले उसे यहां पर देखकर गुस्सा हो रहा था, उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और एक अजीब से भाव उसके चेहरे पर आ गए। वो श्रेया की दर्द भरी बातों में इतना खो गया कि उसे ये भी नहीं पता चला कि वे अब तक चुप हो चुकी है। जब उसे श्रेया की दिल की और बातें नहीं सुनाई दी तो उसने वापस से उसकी ओर ध्यान से देखा। वो बिल्कुल एक लाश की तरह उस जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देखकर श्रेयांश के आंखों के भाव बदल गए। उसे श्रेया के को दर्द में देखकर भी कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यह तो उसकी रोज का काम था, किसी को दर्द से तड़पते हुए देखना आए। और यह काम उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। जब कोई उसके सामने दर्द से तड़पता था और गिड़गिड़ाता था तो उसे और भी आनंद आता था। परंतु आज उसे वो आनंद नहीं मिल रहा था। फिर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए और वो अपने बड़े बड़े कदमों से श्रेया की ओर बढ़ने लगा। वो श्रेया के पास पहुंचा और अपनी नजरों से उसका निरीक्षण करने लगा। फिर वह धीरे से अपने पंजों पर बैठा और उसकी नाक के नीचे अपनी 2 उंगलियां सिजल लगाई, जिससे उसे पता चल सके कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। जब उसने उसके नाक के नीचे 2 उंगलियां लगाई तब उससे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर उसने अपनी 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से उसकी कलाई पकड़ी और उसके नसों की जांच करने लगा। उसे हल्की हल्की श्रेया की धड़कन सुनाई दी, जो बहुत धीमी गति से चल रही थी, जो कभी भी बंद हो सकती थी। उसका पूरा शरीर इस समय ठंडा हो चुका था। श्रेयांश ने थोड़े समय उसको देखा और फिर बिना किसी भाव के उसे अपनी बाहों में उठा लिया
श्रेया उसके बाहों में पूरी तरीके से समा गई। फिर श्रेयांश बिना देरी किए वहां से अदृश्य हो गया और सीधे श्रेया के कक्ष में दिखाई दिया। उसने श्रेया को उसके बिस्तर पर लिटाया और उसके शरीर की जांच करने लगा। श्रेया के सफेद रंग के वस्त्र इस समय लाल हो चुके थे। उसके बाल पूरी तरीके से उसके चेहरे और गले से चिपके हुए थे। उसके वस्त्र उसके शरीर से पूरी तरह चिपका हुआ था, जिससे उसके आकर्षक शरीर की आकृति पूरी तरीके दिख रही थी। श्रेयांश अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके हाथ में एक हरे रंग की सीसी आ गई, जिसमें शायद कुछ औषधि थी। श्रेयांश ने उस सीसी ढक्कन खोलकर श्रेया के मुंह में डाल दिया। औषधि के मुंह में जाते ही श्रेया के शरीर में एक चमक उत्पन्न हो गई और उसके शरीर के घाव अपने आप ही भरने लगे। थोड़ी ही देर में उसके सारे घाव भर गए। इतना सब करने के बाद श्रेयांश जाने के लिए मुड़ा, फिर रुक गया और पीछे मुड़कर एक बार श्रेया की तरफ देखा और एक तिरछी मुस्कान स्माइल विद हॉर्न्स उसके चेहरे पर आ गई। फिर उसने अपने कदम श्रेया की तरफ बढ़ाया और अपनी 2 उंगलियां घुमाई और श्रेया के वस्त्र बदल गए और उसके गीले बाल भी पूरी तरीके से सूख गए। श्रेयांश ये सब करना तो नहीं चाहता था, परंतु पता नहीं क्यों पर श्रेया का सफेद चेहरा और शरीर पर निशान देखकर अच्छा नहीं लगा। वो श्रेया की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए धीरे से जाकर उसके बिस्तर पर बैठ गया और अपनी उंगली से ऊपर की ओर इशारा को उसके होंठ और उसके गले के काले तिल पर चलाने लगा। उसने थोड़े शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, लगता है अब मुझे तुम्हें अपने पास ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक शैतान मालिक ने किसी की भी सहायता नहीं की। परंतु तुम पहली व्यक्ति हो जिसकी हमने सहायता की है, जिसे जानने में हमें थोड़ी सी रुचि हो रही है। उसने उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए कहा, तुम्हारा ये शरीर हमें शैतान मालिक को पहली दफा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और शैतान मालिक को पहली बार किसी के दर्द से फर्क पड़ा तो जानना तो पड़ेगा ना कि फर्क क्यों पड़ा। लोग कहते हैं कि शैतान मालिक के अंदर भावनाएं नहीं है, पर तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरे अंदर भावनाएं कैसे आए। उसके चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कान स्माइल विद हॉर्न्स अब भी थी और वो हर बात बड़े ही आराम से कह रहा था। फिर वहां से उठा और एक बार फिर श्रेया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उस शैतानी भरी मुस्कान अब भी थी, स्माइल विद हॉर्न्स, और गायब हो गया। अब तक रात्रि का तीसरे पहर हो चुका थी। चांद अब अपनी चांदनी को हटाने के लिए तैयार था और सूरज अपने घर से बाहर निकलने के लिए खिड़की से झांक रहा था, परंतु इस समय अंधेरा अभी भी था। वहीं श्रेया अपने कक्ष में पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने बिस्तर की चादर को कसकर अपनी मुट्ठी में पका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा थी, रस्ट फेस। वह बार बार अपना सर इधर उधर घुमा रही थी। उसके पैर भी बिस्तर पर ही रगड़ रहे थे। वो एक ही बात दोहराए जा रही थी, नहीं नहीं, छोड़ दो, हमें जाने दो, प्लीज जाने दो, हमें अपने घर जाना है। नहीं नहीं, मत मारो प्लीज, छोड़ दो, जाने दो। थोड़ी देर तक ऐसे ही नींद में छटपटाने के बाद एक चीख के साथ उसकी आंख खुल गई और एक झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, हाथ और पैर पूरी तरीके से पसीने से भीगे हुए थे। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। वो काफी देर तक वैसे ही बैठी रही, फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी और खुद को कक्ष में पाकर हैरान हो गई। फिर उसे धीरे धीरे कर कल की सारी बातें याद आने लगी। तभी अचानक से श्रेया जोर जोर से हंसने लगी। वो इस समय किसी पागल की तरह हंसते हंसते तालियां भी बजा रही थी, मानो उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे किसने बचाया और क्यों बचाया। वो हंसते हंसते खड़ी हुई और जाकर आईने के सामने छोटे से मेज पर बैठ गई और फिर धीरे धीरे शांत होकर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर आईने में खुद को देखने लगी। काफी देर तक खुद को ऐसे देखने के बाद उस आईने के साये ने उससे पूछा, ऐसे क्या देख रही हो ये तुम ही हो? फिर श्रेया ने एक मजाकिया हंसी के साथ कहा, हाँ मुझे भी दिख रहा है कि यह मैं ही हूँ पर मैं तो बस ये देख रही थी कि। वो खड़ी होकर गोल गोल घूमकर खुद को आईने में देखते हुए फिर से उसी छोटी मेज पर बैठ गई और अपने गालों पर हाथ रखकर कहने लगी कि आखिर बात क्या है तुम में? फिर उस आईने के साये ने उससे कहा, मतलब? श्रेया फिर खुद को बैठे हुए ही ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मतलब कि आखिर चीज क्या हो तुम, जो भगवान तुम्हें मरने नहीं देता? मतलब कि जो जीना चाहता था उसे तो अपने पास बुला लिया और जो हर रोज अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए से मरने की दुआएं मांगता है, उसके लिए ही अपने घर के दरवाजे बंद कर रखे हैं। फिर उसने थोड़ा रुककर अपने हाथों को मेज के किनारों पर कसते हुए कहा, जिसका हाथ हर रोज हर किसी की दुआओं के लिए उठा करता था,
आज वही अपनी मौत की दुआएं मांगता है, पर उसकी ये दुआएं कबूल भी नहीं होती। फिर उसने आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए कहा, हमने अपने अपनों के लिए क्या कुछ नहीं किया, खुद को भी भुला दिया, पर बदले में देखो ना, उन लोगों ने आज हमें क्या बना दिया। आज हम बिल्कुल किसी पागल की तरह लग रहे हैं। फिर उसने आईने की तरफ थोड़ा झुककर हंसते हुए कहा। उसकी हंसी में उसका दर्द बयां हो रहा था। उसकी वो दर्द से भरी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। तुम ना एक नंबर की बेवकूफ इंसान हो जो ये सोचती है कि हर इंसान को प्यार से बदला जा सकता है। कोई इंसान तो बदला नहीं, पर इन इंसानों ने तुम्हें जरूर बदल दिया। एक हंसती खेलती श्रेया से पागल और सनकी बना दिया। फिर उसके कानों में एक आवाज गूंजने लगी, श्रेया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी पर भरोसा मत किया करो। देखा ना, आज क्या हुआ। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। फिर श्रेया ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पर आप आ तो गए ना, और वैसे भी वो बुरा आदमी नहीं था। उसकी भी कुछ मजबूरी होगी, इसलिए उसने ऐसा की। चुप, उस आवाज में उसे बीच में ही डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। श्रेया ने चुपचाप से अपना मुंह बंद कर लिया और अपना सर नीचे करके अपने भाई ने कहा डांट सुनने लगी। फिर उस आवाज ने कहा, देखना श्रेया, एक दिन तुम्हारी इसी भरोसे और नादानी के चलते तुम बहुत बड़ा धोखा खाओगी, जिससे तुम्हारी यह नादानी और सारी मासूमियत खत्म हो जाएगी, और तब मैं भी नहीं होऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। ये सब याद आते हैं श्रेया की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। उसने अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, क्यों चले गए भाई? आप देखो ना, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। श्रेया ने थोड़ा रुक कर ऊपर की ओर ही सर किए हुए कहा, ऐसा नहीं है भाई की मैंने इसे। उसने अपने सीने पर उंगली रखते हुए कहा, समझाने की कोशिश नहीं की, पर यह मानता ही नहीं था। इससे किसी का दर्द देखा ही नहीं जाता था, और यह हर बार टूट जाया करता था। आपको पता है जिससे मैंने प्यार किया, इतना ज्यादा। उसने अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, उसने हमें धोखा दिया, और जो हमसे प्यार करता था उसे उसने अपने पास बुला लिया। आपको पता है भाई, आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में वो वो एक इंसान जिस पर मैंने हद से ज्यादा भरोसा किया और प्यार किया। उसने आईने के सामने रखे गुलदस्ते को उठाया और खड़े होते हुए जोर से उस आईने पर दे मारा, जिससे वह आईना चकनाचूर हो गया और कुछ कांच के टुकड़े उसके हाथ और गर्दन से छूकर निकल गए और कुछ चुभ भी गए। इस समय श्रेया के चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले मासूमियत थी शिकायत करते समय, वो अब बेतहाशा दर्द और गुस्से में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब दर्द और बेहिसाब दर्द था। श्रेया ने वही मेज पर रखा हुआ गुलदस्ता उठाया और खड़े होकर जोर से उस आईने पर दे मारा, जिससे आईने के हजारों टुकड़े हो गए और कुछ टुकड़े उड़ते हुए श्रेया के गर्दन और हाथों में चुभ गए और कुछ छूकर निकल गए। परंतु श्रेया को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जहां जहां कांच चुभे थे वहां से खून निकलने लगा, पर श्रेया अभी भी उसी तरह खड़ी हुई थी। उसे उसके हाथों और गले से निकलते हुए खून से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह इन लोगों ने मेरे दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हैं, जिसे हम चाहकर भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। फिर उसने अपनी नजरें नीचे करके अपने शरीर की तरफ देखा, जहां कांच के टुकड़े धंसे हुए थे। फिर वो उन कांच के टुकड़ों को बड़ी ही बेदर्दी से खींच कर निकालने लगी। उसके चेहरे से तो नहीं लग रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, पर उसके इस झूठ में उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके चेहरे के भावों को उसकी आंखों से निकलते आंसू झूठ साबित कर रहे थे। उसने उन सभी कांच के टुकड़ों को इसी तरह से खींच कर निकाल दिया। फिर उसने नीचे झुककर उन टूटे हुए कांचों में से एक कांच का टुकड़ा उठा लिया और अपने हाथों में घुमाने लगती है। तभी श्रेया के कक्ष का द्वार खुलता है। एक लड़की और उसके साथ 2 दासियां बड़े ही शान से कक्ष में प्रवेश करती है। माया, जो कि आनंद महल की सबसे खास थी और सबसे ऊंचे पद पर थी, वो वहां पर आती है। वे सभी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। ओपन माउथ फेस, क्योंकि श्रेया एक कांच के टुकड़े को हाथ में लेकर गोल गोल घुमा रही थी, जिससे वह कांच उसके हाथों में चुभ रहे थे और उसमें से खून भी निकल रहा था। आवाज सुनकर श्रेया अपनी नजरें उठाकर उन्हें अपनी ठंडी निगाहों से देखती है और वहां से खड़ी होकर बिस्तर पर बैठ जाती है। माया को श्रेया का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि श्रेया उसका अपमान कर रही है। श्रेया बस एक नजर उन्हें देखती है और फिर अपनी नजर वहां से हटाकर चुपचाप बैठकर उस कांच के टुकड़े को देखने लगती है।
अब माया का चेहरा पूरी तरीके से क्रोध में लाल हो गया। तभी उसके साथ आई दासी तेज आवाज में कहती है, ए लड़की, तुम हमारी मालकिन का अपमान कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मालकिन के सामने सर ना झुकाने की? हमारी मालकिन तुम्हारे लिए औषधि लेकर आई थी, परंतु मुझे लगता है तुम्हें इस औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दासी ने अपना मुंह बिगड़ते हुए कहा, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की के लिए हमारी मालकिन स्वयं आई थी, परंतु तुम उनकी दया का कुछ ज्यादा ही गलत मतलब निकाल रही हो। श्रेया कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप अपना सर नीचे किए बैठी थी। परंतु माया तो कुछ और ही सोच रही थी। वह तो यहाँ श्रेया को दर्द में तड़पते हुए देखने आई थी, क्योंकि शैतान मालिक पहली दफ किसी के कक्ष में आए थे, इसलिए उसे श्रेया ईर्ष्या होने लगी थी। उसका एक कारण ये भी था कि श्रेया वहां पर सबसे ज्यादा सुंदर थी, जिससे सभी महिलाएं उसकी तुलना इस लड़की से करने लगे थे। माया उसे औषधि देने नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाने आई थी। उसे तो लगा था कि इतनी मार खाने के बाद ये शायद मरने की कगार पर होगी परंतु वह तो बिल्कुल सही सलामत बैठी है, सिर्फ कुछ नए घावों को छोड़कर। माया अपने ही मन में सवाल करते हुए, पर मैंने तो किसी को भी इसकी सहायता करते हुए नहीं देखा, तो फिर यह एकदम से ठीक कैसे हो गई? इसे तो सैनिक भी वही महल के द्वार पर ही छोड़कर आए थे, फिर ये यहाँ कक्ष तक कैसे आए? तभी उसके दिमाग में कुछ विचार आया, जिससे उसकी आंखें फैल गई। उसने मन में कहा, कहीं इसे शैतान मालिक तो यहाँ लेकर नहीं आए, और इलाज भी। फिर उसने अपने मस्तिष्क के विचारों को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? जरूर कोई और कारण है। जरूर इस लड़की के पास कोई आत्मिक शक्ति होगी, या तो ये लड़की कोई गुप्तचर होगी। उसके मस्तिष्क में ये ख्याल आते ही उसने थोड़ी ऊंची आवाज में गुस्से से कहा, ए लड़की, तुम ठीक कैसे हो गई? तुम्हारे शरीर पर चाबुक का कोई निशान क्यों नहीं दिख रहा? मैंने तो किसी को भी तुम्हारी सहायता करते हुए भी नहीं देखा, तो फिर तुम ठीक कैसे हो गई? और इतनी मार खाने के बाद तो तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। आज तक कोई उन चाबुकों की मार खाने के बाद कोई भी जीवित नहीं बचा, क्योंकि उन चाबुकों में जहर लगा होता है। श्रेया, जो अब तक उन्हें शांत भाव से देख और सुन रही थी, उसकी मरने वाली बात सुनकर उसके होठों के कोने मुड़ गए स्मग। उसने अपने हाथ में लिए कांच को फेंकते हुए और वहां से उठते हुए कहा, पर तुम्हारी इच्छा तो अधूरी रह गई। मैं तो बच गई, तो अब तुम क्या करोगी? श्रेया उन तीनों की आंखों में अपने लिए नफरत और तिरस्कार देख सकती थी, पर अब तो उसे लोगों की आंखों में अपने लिए नफरत और तिरस्कार देखने की आदत सी हो गई थी। पिछले कुछ सालों में उसने इतना कुछ झेला था कि अब उसे किसी का कुछ भी बोलना असर नहीं करता था, यहाँ तक कि अब उसे इंसानों के साथ रहना भी पसंद नहीं था। वो कहते हैं कि किसी चीज की आदत लगने में 78 दिन लगते हैं, पर श्रेया तो ये सब पिछले 5 सालों से ये सब झेल रही है। माया ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वह अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। फिर माया अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए वहां से जाने लगी। श्रेया ने अपने शांत भाव से कहा, मुझे इंतजार रहेगा। माया ने एक बार पीछे पलटकर उस ओर देखा और गुस्से से वापस चली गई। श्रेया चुपचाप मुड़ी और वहां पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को उठाने लगी। कांच को उठाते समय कुछ टुकड़े उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, परंतु बिना किसी भाव के वो उन कांच के टुकड़ों को हटाकर एक किनारे एकत्रित कर दिया और फिर उठकर स्नानघर की ओर चल दी। स्नानघर पहुंचकर वहां का निरीक्षण करने लगी। उसने कहा, कभी हमें ये सभी चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, पर आज तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। स्नानघर काफी बड़ा था। वहां पर एक छोटी सी मेज रखी हुई थी, उस पर इत्र रखा हुआ था और उसी के बगल में एक बड़ा सा गोल आकार का एक टब रखा हुआ था, जिसमें पानी भरा हुआ था। कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर तैर रही थी। उस पानी में से इत्र की सुगंधित खुशबू आ रही थी और उस टब के चारों ओर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। श्रेया थोड़ी देर उस पूरे कक्ष को देखती रही और फिर बिना किसी भाव के अपने वस्त्र निकालकर उसमें बैठ गई और अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर से अपनी उन पुरानी यादों की तरफ चली गई, जिससे उसके आंखों के कोनों से आंसू बह निकले। उसने अपनी आंखें खोल दी और अपने गर्दन और हाथों की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने उसी मुस्कान के साथ कहा, क्या हो गया श्रेया? पहले तो छोटी सी चोट पर भी इतनी जोर से चिल्लाती थी, पर अब देखो, अब इस बेजान शरीर को दर्द का एहसास ही नहीं होता। अपने हाथों को बिना किसी भाव के पानी में डालते हुए उन घावों से निकल रहे खून को साफ करने लगी
थोड़ी देर उन्हें ऐसे है साफ करने के बाद उनमें से खून निकलना बंद हो गया। सिर्फ और सिर्फ कटने के निशान जगह जगह पर रह गए। फिर उसने अपना सर पर उस टब पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। श्रेयांश अपने कक्ष में बैठा हुआ कुछ दस्तावेजों पर कार्य कर रहा था। फिर उसने एकदम से अपनी कलम नीचे रखी और वहां से उठ खड़ा हुआ आए। वहां पर पुरुषोत्तम आया और अपने घुटने टेकते हुए कहा, शैतान मालिक, पड़ोसी देश के राजा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। श्रेयांश ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो उसने अपना सर झुका लिया। श्रेयांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गुस्से में कहा, इन छोटे मोटे राजाओं में इतनी हिम्मत कहां से आ गई, यह हमारे साम्राज्य पर हमला करेंगे। उसकी तरफ बढ़ते हुए ही कहता है, इन चूहों के पास कोई खजाना हाथ लगा है क्या जो शैतान मालिक से लड़ने की सोच रहे हैं। शैतान मालिक को अपनी ओर आता देख उसकी तो जान ही हलक में अटक गई आए। फिर श्रेयांश वहीं पर अपना खत्म रोकते हुए बड़े ही आराम से कहा, ठीक है तुम जाओ, हमें देख लेंगे। वैसे भी बड़े दिनों से कोई भी आनंददायक कार्य नहीं किया, जाओ। श्रेयांश ने इतना ही कहा था कि पुरुषोत्तम अपना सर झुकाते हुए उनका सम्मान करता है और अपने कदम पीछे लेते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रेयांश के चेहरे पर एकदम सख्त भाव आ जाते हैं और वो वहां से अदृश्य हो जाता है। पुरुषोत्तम के जाने के बाद अचानक से श्रेयांश के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। उसने स्वयं से कहा कि पहली बार हमें किसी के दर्द से प्रभाव पड़ा है। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने एक तुच्छ सी लड़की के लिए अपनी सबसे कीमती औषधि का प्रयोग किया, क्योंकि श्रेयांश ने इतने सालों में कभी भी किसी की मदद नहीं की और ना ही किसी के लिए कोई सहानुभूति दिखाए। वो तो बस अपने बारे में ही सोचता था। दूसरों की जिंदगी उसके लिए कीड़े मकोड़ों की जैसी थी। वो उस सदी का सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दयी राजा था। यहां तक कि भगवान के सानिध्य में रहने वाले लोग भी उसके सामने आने से डरते थे। उस सदी में भगवान के प्रतिनिधि और शैतानों का राज चलता था, जिसमें से शैतान मालिक श्रेयांश बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था अपनी निर्दयता और क्रूरता के लिए। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही उसका असली नाम जानता था। उसने अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ शैतान मालिक के नाम से बनाई हुई थी। ये सब सोचते ही उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं और वहां से अदृश्य हो जाता है। वो सीधा ही श्रेया के कक्ष में दिखाई देता है। वहां पहुंचते ही वो अपनी नजरें इधर उधर करके श्रेया को ढूंढने लगता है। हालांकि उसे अभी तक इस लड़की के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ था, परंतु उसे कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये लड़की कोई गुप्तचर है जो यहाँ किसी मकसद से यहाँ आए है। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने चारों तरफ कक्ष में अपनी नजरें घुमाई परंतु उसे श्रेया कहीं नहीं दिखाई दी, तो उसे क्रोध आने लगा। उसने गुस्से अपनी मुठियां बंद कर ली और वहां से अदृश्य होने के लिए अपना हाथ उठाया और तभी उसने सामने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें एक जगह पर टिक गई। वो बिल्कुल ही अपने स्थान पर जम चुका था। उसके कान इस समय लाल हो रहे थे। उसे देखकर कोई भी ऐसा नहीं बता सकता था कि यह शैतान मालिक ही है। उसकी आंखें हैरानी से थोड़ी सी फैली हुई थी, क्योंकि श्रेया स्नान घर से निकलकर बाहर आ रही थी। उसने अपनी आदतानुसार इस समय सिर्फ एक तौलिए को अपने बदन पर लपेट रखा था, जिससे उसकी सफेद दूध जैसी त्वचा साफ साफ दिख रही थी। उसके गीले बाल जिनमें से अभी भी पानी टपक रहा था, उसकी झील सी काली आंखें जिनमें कोई चमक नहीं थी कि ऐसी लग रही थी मानो कि दुनिया भर के गम उसने अपने इन आंखों में छुपा रखे हो। उसके दोनों फूले हुए गाल गुलाबी हो चुके थे। उसके होंठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिले हुए थे। कल के मुकाबले में श्रेया आज बहुत ही ज्यादा खिली हुई और खूबसूरत दिख रही थी। उसके वो सुंदर पैर, सुराहीदार गर्दन, उस पर वो काला तिल, उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके गर्दन से लेकर उसके वक्ष तक जा रहा था, जो किसी को भी एक नजर में ही अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। श्रेयांश को पता नहीं चला कि कब उसके दिल ने उससे बगावत करके गति बढ़ा ली। श्रेयांश अभी भी अपनी फैली हुई आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक निहारे जा रहा था। सिर्फ श्रेया को देखकर ही उसका अपने से नियंत्रण हटता जा रहा था। अपने कदम बढ़ाते हुए श्रेया पूरे कक्ष में इधर उधर कुछ खोज रही थी। फिर उसकी नजर श्रेयांश की तरफ जाती है और वो अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के उस ओर बढ़ने लगती है। वो अपने एक एक कदम बढ़ाते हुए श्रेयांश के नजदीक और नजदीक होती चली जाती है। श्रेयांश का उसे अपनी ओर आता देख पता नहीं क्यों परंतु अंदर से हल्की सी उत्सुकता थी, या फिर कुछ और हो रही थी। वो अभी भी बिना अपनी पालकों को झपकाए उसके लाल होंठ, गुलाबी चेहरे और उसके गर्दन के काले तिल को देख रहा था।
श्रेया उसके एकदम पास आकर खड़ी हो जाती है और अपने हाथ आगे बढ़ाती है। श्रेयांश भी इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें इस समय अचेतन रूप से फैली हुई थी और उसके कान लाल हो रखे थे। इस समय उसने अपने उसी पुराने काले रंग के लिबादे में खड़ा हुआ था। वो इस समय बहुत ही आकर्षक लग रहा था। यूं ही नहीं, साम्राज्य के सभी लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, भले ही वो कितना ही क्रूर क्यों ना हो। श्रेया ने अपना हाथ उससे आगे ले जाकर वहां पर खड़ी एक लकड़ी की अलमारी को खोला और उसमें झांक कर देखने लगी। जब उसके हाथ श्रेयांश से आगे चले गए, तब जाकर उसे कहीं होश आया और उसने अपने पीछे की ओर थोड़ी हैरानी से देखा। फिर उसे याद आया कि वो तो इस समय अदृश्य है। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोल दी। वो एक बार फिर से उसकी तरफ निहारने लगा। उसके हाथ अपने आप ही उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। वो उसकी खुशबू में खोता जा रहा था। तभी श्रेया को उसके वस्त्र दिखे जो थोड़े अंदर थे, तो वो उसने अपना एक कदम और बढ़ाया उस कपड़े को उठाने के लिए। जैसे ही उसने अपना कदम बढ़ाया, श्रेयांश और श्रेया के बीच में जो फासला था वो एकदम से खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि श्रेया श्रेयांश को गले लगा रही हो, जिससे श्रेयांश का हाथ उसके सीने के थोड़ा पर रख गए, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। श्रेया को जैसे ही किसी का हाथ अपने गर्दन पर महसूस हुआ, उसने थोड़ा घबराकर अपनी पलकें उठाकर ऊपर देखा। तभी श्रेयांश ने भी अपनी आंखें नीची करके एक बार और श्रेया को बड़े गौर से देखा। श्रेयांश की आंखें लगातार श्रेया की आंखों में झांक रही थी, मानो कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। श्रेयांश की ऊंचाई 6 फीट 1 इंच और श्रेया की ऊंचाई सिर्फ 5 फीट 4 इंच थी, जिससे कि श्रेया सिर्फ और सिर्फ उसके सीने तक ही आ पा रही थी। श्रेया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उससे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, परंतु उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। श्रेयांश इस समय अपनी गर्दन थोड़ा झुकाकर अपनी नाक को उसकी गर्दन के पास ले जाकर उसकी खुशबू को सूंघ रहा था कि तभी श्रेया को अपने कमर के पास कुछ महसूस हुआ, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई फ्लश्ड। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वही श्रेयांश अपने शरीर की इस हरकत पर बहुत ही हैरान था, क्योंकि उसके शरीर ने आज तक उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया, परंतु आज वो ये सोच ही रहा था कि श्रेया एक झटके से अपने वस्त्र लेकर वहां से हटी और अपनी घबराई नजरों से इधर उधर देखती हुई रस्ट फेस उल्टे पैर स्नानघर में भाग गई। आए श्रेयांश अभी भी हैरानी से अपनी ही जगह पर एक स्तब्ध खड़ा था। उसे अपने शरीर से इस हरकत के बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, परंतु उसे अभी भी श्रेया के शरीर की वह भीनी सी खुशबू बहुत ही मनमोहक लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी उसके सामने उसी अवस्था में खड़ी हो। वो अपने ख्यालों को आंखें बंद करके संभालता है और फिर दोबारा आंखें खोलकर एक बार उस ओर देखते हुए जहां श्रेया गई थी, एक शैतानी मुस्कान के साथ अदृश्य हो जाता है। श्रेया जल्दी से अपने कपड़े पहनकर कक्ष में आती है और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती है। जब उसे वहां पर कुछ भी आभास नहीं होता तो मैं खुद का एक भ्रम समझ एक सांस छोड़ती है और बिस्तर की तरफ जाने लगती है। फिर से उसके चेहरे पर वही गुस्से और दर्द के भाव आ जाते हैं। उसने अपने दोनों हाथ बिस्तर पर फैला लिए और लेट गई। उसके पैर बिस्तर के नीचे लटक रहे। वो एकटक ऊपर की ओर देखने लगी और उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। प्लीज प्लीज मुझे एक बार जाकर उन्हें देखने दो। देखो ना, खून बह रहा है। देखो, वो सड़क की तरफ जा रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दो, एक बार जाने दो, उन्हें कुछ हो जाएगा। प्लीज जाने दो, प्लीज प्लीज। फिर उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज आई और फिर आवाज एकदम से शांत हो गई। उसने धीरे धीरे हिम्मत करके उस तरफ देखा तो उस लड़की की चीख निकल गई नहीं, और फिर की आवाज आना बंद हो गई। श्रेया की खुली आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो अचानक से उठ गई। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कक्ष के बाहर चली गई। दूसरी तरफ श्रेयांश अपनी ही दुविधा में अपनी आराम कुर्सी पर सर टिकाए बैठा था। उसने एक सेवक को अंदर बुलाया और कहा, उसके पास हमारा आदेश पहुंचाओ, हमें उससे मिलना है, जल्द से जल्द। सेवक, जी मालिक, कहकर सर झुकाते हुए चला गया। फिर श्रेयांश खड़ा हुआ और अपनी सभा की ओर चल दिया। वो इस समय काले रंग के लिबादे में बेहद ही आकर्षक लग रहा था। बस उसकी आंखों में निर्दयता और चेहरे पर कठोरता हमेशा विराजमान होती थी। उसके सभा में कदम रखते ही सबके चेहरे डर से भर गए।
और वहां एकदम से शांति छा गई। आए श्रेयांश किसी खतरनाक शैतान की तरह चलता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों में इस समय हैवानियत साफ साफ दिख रही थी। उसके काले रंग का बागा हवा में लहरा रहा था। उसके आसपास के का माहौल एकदम ठंडा हो गया था। वो जाकर सीधा अपने सिंहासन पर बैठ गया और मंत्री ने डरते हुए कार्यवाही शुरू कर दिया। श्रेया को अभी इस महल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अभी भी इधर उधर घूमकर सारी जगहों को अपनी शांत नजरों से देख रही थी और यहां से बाहर निकलने का विचार कर रही थी। आनंद भवन काफी बड़ा था, वहां हर स्त्री के लिए उसका स्वयं का कक्ष होता था। इस समय पूरे आनंद भवन में चहल पहल हो रखी थी। बहुत सारी दास दासियां इधर उधर जाकर अपना काम कर रही थी। श्रेया एक गलियारे से होते हुए महल के सामने आंगन की ओर आ गई। सामने का नजारा काफी सुंदर था। सामने एक बड़ा सा पानी का झरना था। उसकी बाईं तरफ लगभग 500 कदम की दूरी पर एक काफी सुंदर पेड़ था, जिसकी पत्तियां लाल रंग की थी और कुछ नीचे घास पर भी गिरी हुई थी। वो पेड़ काफी घना और बड़ा था। झरने के बाईं तरफ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा रसोई घर था, जिसमें कई सारे नौकर काम कर रहे थे। आनंद भवन का आंगन काफी बड़ा और दूरी तक फैला हुआ था और उसी आंगन में एक काफी बड़ा और सुंदर सा द्वार था। आनंद भवन के पीछे की तरफ एक बहुत ही सुंदर सा बगीचा था, जहां पर एक छोटी नदी भी थी। उस बगीचे में बैठने के लिए कई सारे छायादार स्थान बने हुए थे। उस बगीचे के चारों ओर फूल ही फूल लगे हुए थे। वहां पर कुछ औरतें बैठकर सुबह का आनंद ले रही थी। श्रेया ने सिर्फ यहां से बाहर निकलने के रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। महल के द्वार के बाहर 2 सिपाही खड़े पहरा दे रहे थे। श्रेया ने एक नजर इन सबको देखा, फिर रसोई घर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। श्रेया जब रसोई घर में पहुंची तो वहां के सारे दास दासियों उसे बड़ी ही हीन भावना से देखने लगे, क्योंकि श्रेया न तो कि किसी देश की राजकुमारी थी और ना ही शैतान मालिक ने किसी राजा से जीता था। क्योंकि यहाँ पर जितने भी औरतें थे वह सभी या तो कहीं की रानी थी या तो राजकुमारियां, इसलिए सभी दास दासियां उसे इस तरीके से देख रहे थे और उसने आते ही शैतान मालिक का अपमान करने की भी हिम्मत की थी। श्रेया ने अपनी ठंडी निगाहों से एक बार उन सब की तरफ देखा जो उसे बहुत ही नफरत से देख रहे थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। वहां पर बैठी एक औरत जो किसी रानी की तरह लग रही थी, उसका बेदाग चेहरा, चेहरे पर शांति, उसके वस्त्र भी राजसी थे, परंतु वो भूमि पर बैठकर कार्य कर रही थी। इस कारण श्रेया को थोड़ा अचरज हुआ। फिर ज्यादा ना सोचते हुए श्रेया धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। जब उस औरत ने किसी को अपने पास बैठते हुए देखा तो उसने एक बार उसे देखा और फिर से अपना काम करने लगी। सभी श्रेया को उनके पास बैठते हुए देख हैरान रह गए। वैसे तो श्रेया यहाँ पर किसी से भी कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, परंतु अगर उसे कुछ जानना है तो किसी ना किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी। श्रेया ने उस औरत की तरफ देखकर बिना किसी भाव के धीमी आवाज में कहा, काकी, क्या हम यहाँ पर स्वयं के लिए कुछ बना सकते हैं? आए। उसकी बात सुनकर उस औरत ने उसकी ओर हैरानी से देखा और वहां पर कार्य कर रहे नौकरों ने भी उसकी तरफ इस तरह से देखा जैसे कि कोई अजूबा देख लिया हो। श्रेया ने अपने उसी बिना भाव वाले चेहरे के साथ उनकी तरफ देखकर आगे कहा, क्या आप हमारी सहायता कर सकती हैं चीजों को बताने में, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है? फिर उस औरत ने श्रेया की ओर बड़े ध्यान से और सिर्फ मैं अपना सिर हिलाया। वो श्रेया को खाना बनाने वाली जगह पर ले गई और उसे सारी चीजें समझाने लगी। थोड़ी देर बाद श्रेया ने उस औरत को कहा, थैंक, फिर अपने शब्दों को सुधारते हुए धन्यवाद कहा। वही सारे लोग उस औरत को श्रेया से बातें करता देख हैरान हो रहे थे। उसके बाद वह औरत बैठकर फिर से अपना काम करने लगी। श्रेया ने कुछ ही देर में अपने लिए कुछ खाने को बना लिया। उसने थोड़ी सब्जी और थोड़े चावल स्वयं के लिए बनाए थे। उसकी सब्जी कुछ ज्यादा ही लाल रंग की थी। वो अपना भोजन लेकर रसोई घर से निकलते हुए सीधे अपने कक्ष की ओर जाने लगी। सभी लोग से जाते हुए देख रहे थे, परंतु श्रेया वहां के लोगों को इस तरह से नजरअंदाज कर रही थी जैसे कि वो सभी वहां पर उपस्थित ही ना हो। वो गलियारे से होते हुए अपने कक्ष की ओर जा रही थी। आए अपने कक्ष में जाते हुए गलियारे में ही उसके सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई जो लगभग उसकी उम्र की थी। उसके अगल बगल उसकी 2 दासियां भी थी। श्रेया को देखकर उस औरत के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। श्रेया ने एक नजर उन सबको देखा और दूसरी तरफ से अपना भोजन लेकर निकलने लगी। जब उस औरत ने श्रेया को अपनी ओर ध्यान ना देता देखा तो उसके तन बदन में जैसे आग लग गई।
उसके बगल में ही आते ही उसने अपना पैर श्रेया के रास्ते में अड़ा दिया, जिससे वो गिर जाए, परंतु श्रेया बिना उसकी तरफ देखे उसके पैर पर पैर रखकर अपने उसी शांत भाव से अपने कक्ष में चली गई। श्रेया के पैर पड़ते ही उसकी आह निकल गई। इससे पहले कि वो श्रेया को कुछ कह पाती, श्रेया उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। उसकी दोनों दासियों ने उसे संभालते हुए पकड़ा और कहा, मालकिन, आपको चोट तो नहीं आया है? उस औरत ने उन दोनों दासियों का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, ये कल की आई हुई लड़की, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। इतना कहते हुए गुस्से से उस कक्ष की ओर घूर कर देखा और वहां से चली गई। श्रेया वहां से चली जाती है और द्वार बंद कर देती है। वो औरत गुस्से से लाल पीली पीली होते हुए वहां से चली जाती है। श्रेयांश अपने कक्ष में भोजन करने जा रहा था। उसे कक्ष में तरह तरह के व्यंजन मेज पर सजा कर रखे गए थे। श्रेयांश वहां पहुंचता है तो सभी नौकर अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका लेते हैं। श्रेयांश उनकी ओर बिना ध्यान दिए सीधा जाकर अपने आसन पर बैठ जाता है और एक नौकर आकर वही रखे पात्र में उसका हाथ धुलाता है। फिर श्रेयांश बैठकर अपना भोजन करने लग जाता है। उसने केवल अपने मुख में भोजन का एक ही निवाला लिया था कि उसके हाथ रुक गए, उसकी आंखें गहरी हो गई, उसके आसपास का ऑरा खतरनाक हो गया। उसको रुकता देख वहां पर खड़े नौकर डर से कांपने लगे। तुरंत वो सभी एक साथ घुटने पर बैठकर अपने सर को जमीन में टिका दिया। उन सब के माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी एक नौकर घबराते हुए कहता है, क्षमा करें मालिक, क्षमा करें। श्रेयांश उसे अपने गहरी नजरों से देखता है तो वह डर से खंजर निकाल लेता है और एक झटके से अपनी उंगलियां काट देता है और वहीं दर्द से छटपटाने लगता है। फिर दो सैनिक आकर उस नौकर को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। नौकर तुरंत खड़े होकर वहां की साफ सफाई कर देते हैं। श्रेयांश एक शैतानी मुस्कान स्माइल विद हॉर्न्स देता है और बाकी का भोजन करने लगता है। श्रेया अपना भोजन अपने बिस्तर के बगल वाली मेज पर रख देती है और बिस्तर पर अपने दोनों हाथ टिकाते हुए जमीन को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। उसे अपने छोटे भाई को बैठा कर खाना खिलाना और बीच बीच में उसके भाई का श्रेया को भी खाना खिलाना, उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि सब कल की ही बात हो। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग की तस्वीर बदलने लगी। उस तस्वीर में श्रेया आरव को बड़े ही प्यार से खाना खिला रही थी और आरव भी चुपचाप उसकी ओर देखते हुए खा रहा था और उसे भी खिला रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये याद आते ही श्रेया फिर से रोने लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी एक मजाक हो, जिसे देखकर हर कोई हंस रहा हो, बस वो अकेली ही रो रही है। श्रेया ने रोते हुए ही कहा, उसका यूं प्यार से खाना खिलाना, प्यार करना, मेरी हर बातें मानना, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। ये सब कुछ उसने सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया। उसने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। कैसे हो सकता है, कैसे? उसने बिस्तर को अपनी मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रेया ने अपना सर ऊपर किया ताकि उसके आंखों के आंसू और बाहर ना आए। वो बहुत ज्यादा खुद को रोने से रोक रही थी। उसने अपने दोनों होठों को कसकर दबाया हुआ था। फिर उसने अपना सर बगल में कर मेज पर रखे खाने की ओर देखा। उसने थाल उठा ली और खाने लगी। पहले तो वह धीरे धीरे खा रही थी, पर बाद में वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाने लगी। उसका मुंह पूरा भरा हुआ था खाने से। उसका गला खाने को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। श्रेया जबरदस्ती उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लगी। इस समय उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। उसकी पुतलियां बिल्कुल एक जगह स्थिर थी। उसके पूरा चेहरा और कान भी हद से ज्यादा ही लाल और गर्म हो गए थे। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे, पर वह अपनी पलकें नहीं झपका रही थी। उसकी आंखें इस तरह लाल हो गई थी जैसे कि उन आंखों से आंसू नहीं खून निकल रहे हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खून के आंसू रो रही हो। वह बस खाए चली जा रही थी, पर फिर भी उसके दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। उसने इतना तीखा खा लिया था जिससे थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। जब उसने पूरा खाना खत्म कर लिया तो एक बार प्लेट को देखा और फिर उसे वापस ही मेज पर रख दिया और थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपने हाथ धुलने के लिए चली गई। जब वह वापस आई तब भी उसका चेहरा पूरा लाल था। उसके माथे से पसीना पसीना टपक रहा था। उसकी नाक बहने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन
नहीं थी। उसके होंठ पूरी तरीके से लाल हो रखे थे और जलन भी कर रहे थे। श्रेया ने अपने खाने में बहुत सारी लाल मिर्च डाली थी। उसे अपने दिल के दर्द को कम करने का और कोई रास्ता नहीं दिखा, या यूं कहें कि इस तरह से वो खुद को सजा दे रही थी किसी से इतना प्यार करने की। आए वो धीरे धीरे कक्ष में आए और खिड़की की तरफ चली गई जहां से सूरज आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने थोड़ी देर उस नीले आसमान को देखा और फिर वहां से भी मुंह फेर लिया क्योंकि उसे कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो उसी खिड़की के सामने आते हुए एक स्तंभ के पास जाकर बैठ गई, अपना सिर स्तंभ पर टिका दिया और अपने हाथों को नीचे कर लिया। वो उसी अवस्था काफी देर तक बैठी रही, फिर वो धीरे धीरे सरकते हुए उसी फर्श पर हाथों पर अपना सर रख के लेट गई। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी, उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। वो तो जैसे पलकें झपकाना ही भूल चुकी थी। वो बस एकटक सामने देखे जा रही थी, उसे कुछ भी होश नहीं था। अब तक संध्या बीत चुकी थी, रात्रि का समय होने वाला था, परंतु श्रेया अभी भी उसी अवस्था में लेटी हुई थी। बस फर्क इतना था कि सूरज की जगह चांद ने ले ली थी, पर उसके दर्द में कोई भी फर्क नहीं आया। वो अभी भी अपनी आंखें खोले लेटी हुई थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो बंद ही नहीं होना चाहती। श्रेया की आंखों के आंसू बंद हो चुके थे। आसमान में बड़ा सा चांद अपनी चांदनी से पूरे नगर को प्रकाशित कर रहा था। वातावरण बहुत ही शांत था, बस हवाएं चल रही थी। धीरे धीरे तारों आकाशगंगा भरे आसमान में काले बादल छाने लगे और हवाएं बहुत जोरों की चलने लगी। उन काले बादलों क्लाउड को देखकर आनंद भवन के सभी लोग अपने अपने कक्ष में जाने लगे, क्योंकि इस समय रात्रि थोड़ी गहरी हो चुकी थी। एक ठंडी हवा का झोंका आकर श्रेया के शरीर से टकराया, तब जाकर कहीं उसकी आंखें फड़फड़ाए। उसने अपना सर उठाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखा और फिर अपने बिस्तर की तरफ चली गई। वो अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। उसे अपनी आंखें बंद किए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, देखो श्रेया, आज मैंने तुमसे उस थप्पड़ का बदला ले लिया। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया श्रेया, पूरी तरीके से बर्बाद। श्रेया बस आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। श्रेया अचानक से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो वहां से तुरंत खड़ी हुई और अपने कक्ष का द्वार खोलकर गलियारे में बनी हुई सीढ़ियों की ओर चली गई। वो उन सीढ़ियों को जल्दी जल्दी चढ़ने लगी और आनंद भवन के तीसरी मंजिल के छत पर आ गई। वो सीधा जाकर छत के सबसे किनारे पर खड़ी हो गई और वहां पर खड़ी होकर उस चांद को एकटक निहारने लगी। चांद रोज के मुकाबले में आज ज्यादा ही बड़ा दिख रहा था। उसके आसपास काले बादल छाए हुए थे और हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। आनंद भवन के थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ लगा था, झड़ता वृक्ष जिसकी ऊंचाई लगभग छत तक थी। हवाओं के तेज चलने रनिंग डैश के कारण बहुत तेजी के साथ हिल रहा था। श्रेया थोड़ी देर तक छत के एकदम किनारे पर खड़ी रही और फिर बिना किसी भाव के नीचे की ओर देखने लगी। वो बहुत देर तक नीचे देखती रही, तभी उसके मन से आवाज आई, क्या करने जा रही है श्रेया? आए, यहां से कूदने के बारे में सोच रही है? कूद जा श्रेया, तेरा दर्द एकदम खत्म हो जाएगा और यहां तेरे जीने या मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मर ही तो रही हूं, श्रेया ने कहा। अगर यहां से कूद गई तो फर्क सिर्फ इतना होगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो जाएगी और फिर मुझे और कोई दर्द महसूस नहीं होगा। पर तुम्हें पता है, मैं मरना नहीं चाहती। मैं भी उसे दर्द से तड़पते हुए देखना चाहती हूं। उसने अपनी उसी दर्द भरी आवाज में कहा, मैं चाहती हूं कि मैं भी उसे देखूं कि मेरे रहने या ना रहने से उसको कोई फर्क पड़ता है या नहीं। मेरी भगवान से बस एक ही दुआ है कि उसे भी बस एक दफा इसी दुनिया में भेज दे, ताकि मैं उसे भी इस दर्द और तड़प का एहसास दिला सकूं। तभी वहां पर एक जोरदार बिजली कड़कती है, हाई वोल्टेज। उस बिजली को देखकर ऐसा लगा जैसे कि भगवान ने उसकी दुआ कबूल कर ली हो। श्रेया की आंखों में वो बादल की गर्जना बस गई और फिर जोरदार बारिश होने लगी। हवाएं भी तेजी से चलने लगी। रनिंग डैश। श्रेयांश अपनी कक्ष की बनी हुई खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। तभी उसकी नजरें आनंद भवन के छत पर पड़ी, जहां पर उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने थोड़ी हैरानी से देखा और फिर कुछ सोच कर उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई।
उसने कहा, आनंद आएगा। आय बहुत दिनों से किसी का शिकार नहीं किया। वो वहां से तुरंत ही अदृश्य हो गया और सीधा एक वृक्ष की डाली पर बैठा दिखाई दिया। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी, परंतु श्रेया अब एकटक अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे हुए उस आसमान को देखे जा रही थी। उसके बाल पूरी तरीके से भीग चुके थे। उसके शरीर का पहना हुआ वो सफेद वस्त्र शरीर से चिपक चुका था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा ऊपर की तरफ था, जिससे पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ देर के लिए ही सही, पर उसे राहत मिल रही थी। श्रेया इस समय महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर सबसे किनारे खड़ी होती है, जहां पर लोगों को जाने से डर लगता है। श्रेया वहां पर खड़ी होकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रही है। इस अंधेरी रात में हवाओं और बारिश अपना कहर पूरी तरह बरसा रहे हैं। सभी तूफान से बचने के लिए अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। वहीं श्रेया अपने दिल के तूफान को कम करने के लिए बाहर के तूफान में खड़ी हुई थी। उसका सफेद रंग का वस्त्र पूरी तरीके से भीग चुका था। बारिश की बूंदें उसे ऊपर से नीचे तक भिगो रही थी। जहां इस समय दुनिया जहान के लोग अपना दुख दर्द बुलाकर नींद की आगोश में होते हैं, वही श्रेया अपने टुकड़े हो चुके दिल टूटना में टांके लगाकर उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। आसमान की कड़कती हुई बिजलियां, हाई वोल्टेज बारिश की बूंदों, टपकता पसीना का शोर, हवाओं के चलने, रनिंग डैश का शोर उसका पूरा साथ दे रहे थे। उस समय के चित्र को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी की दर्द भरी चित्रकारी निकलकर सामने आ गई हो। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को बारिश अपनी बूंदों में शामिल कर रही थी। नगर अंधेरों में डूबा हुआ था। इस समय रात्रि का दूसरा प्रहर होने को आया था, पर श्रेया की आंखों में ना आंसू कम हुए थे और ना ही वह बारिश। श्रेयांश उस पेड़ पर बैठा हुआ, उसने 3 कमान पर चढ़ाते हुए निशाना उस साए की ओर कर दिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, स्माइल विद हॉर्न्स, और आंखों में एक चमक, जैसे कि एक शेर को अपना शिकार को मिल गया हो। तभी श्रेया को किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रहा था। श्रेया, जानी पहचानी आवाज सुनकर श्रेया के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी और हैरानी के भाव आने लगे। उसने अपनी पलकें झपकाई और इधर उधर अपनी नजर घुमाकर देखने लगे। तभी उसके कानों में फिर से आवाज पड़ी। श्रेया ने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे ही श्रेया पीछे मुड़ी, श्रेयांश जो पेड़ पर बैठकर तीर चलाने ही वाला था, उसके हाथ में वहीं रुक गए। ये लड़की यहां, वो भी इतने तूफान में। उसने अपना तीर कमान नीचे कर लिया और गौर से श्रेया के चेहरे की तरफ देखने लगा। एक प्यारा सा बच्चा लोवर टी शर्ट पहने हुए गुस्से से उसे बुला रहा था। श्रेयू दी, नीचे चलो। देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। आप कितनी भीग चुकी हो। अंदर चलो जल्दी, नहीं तो अगर भैया को पता चला तो बहुत डांटेंगे। आप तो बीमार होकर बैठ जाओगी और सारी डांट हमें सुननी पड़ेगी। श्रेया के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वो बड़े ही प्यार से एक मुस्कान के साथ उस बच्चे की तरफ देख रही थी। उसने अपना एक हाथ आगे उठाया और उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अपना एक कदम रखा, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। तभी वो बच्चा जोर जोर हंसने लगा और हंसते हुए ही उससे कहा, देखा दी, गिर गई ना। बच्चा बहुत जोर जोर से हंस रहा था। श्रेया ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। श्रेयांश बड़े गौर से श्रेया को देख रहा था। उसने पहली बार श्रेया की वो मुस्कुराहट देखी थी। वो तो अपनी जगह पर जम सा गया। श्रेया अपने घुटनों के बल चलते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया उस बच्चे को छूने के लिए। जैसे ही उसका हाथ उसके चेहरे के पास पहुंचा, वो बच्चा गायब हो गया। श्रेया के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। वो उस बच्चे को बेचैनी से इधर उधर ढूंढने लगी। जब उसे वो बच्चा नहीं मिला तो वो धीरे धीरे वही अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसकी बहुत हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी, जिसे श्रेया अपने मुंह से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियों की आवाजें तेज होने लगी। वो वही सिर झुकाए हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने होंठ खोल लिए और बहुत जोर जोर से रोने लगी। उससे अब और नहीं संभला जा रहा था। वो अपने आप को और नहीं रोक पाई रोने से। श्रेयांश जो उसे रोते हुए देख रहा था, उसने अपना सर हिलाया और एक सांस छोड़ी और कहा, यह इंसान भी ना बात बात पर रोते हैं, तभी तो ये इतने मामूली हैं। श्रेया अपना सर ऊपर करके बहुत तेज आवाज में चिल्लाई, आरव, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? और जोर जोर से रोने लगी। उसके गले की सारी नसें तन गई। अपनी आंखें बंद किए
रो रही थी। उसके चिल्लाते ही बिजली बहुत जोर से कड़की। हाई वोल्टेज तूफान और जोर से चलने लगा। वो रोते रोते अपने हाथों को जोर जोर से अपने जांघों पर मार रही थी। उसका पूरा शरीर बहुत तेजी से कांप रहा था। श्रेया ने वैसे ही रोते हुए कहा, हमने कहा था आरव, हमने कहा था ना कि हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तुम जानते थे ना? जानते थे। उसने जानते थे शब्द को जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथों को जमीन पर पटकते हुए कहा, आए फिर भी तुमने ऐसा किया। वो इस तरह से रो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सीने के अंदर दबे हजारों दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। रोने के साथ साथ वो चिल्लाए भी जा रही थी। उसके गले की नसें इतनी ज्यादा तन गई थी जैसे अभी फट जाएंगी। अरे, अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना था तो तुम मुझे 2-4 थप्पड़ वहीं पर मार लेते, वही लोगों के सामने जलील कर लेते। पूरी दुनिया के सामने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके दगा क्यों किया आरव? वो अपने दोनों हाथों से अपने बालों को कसकर पकड़े हुए रो रही थी। उसका रोना सुनकर तो बादल भी बरसना बंद हो गए। उसके वो दर्द भरी चीखें सुनकर तो हवाओं ने भी रुख बदल लिए। श्रेया रोते रोते हैं उसी जमीन पर लेट गई। वो अपने दोनों हाथों से अपने बालों को बुरी तरीके से पकड़कर रोए जा रही थी। उसके कंधे पूरे तरीके से कांप रहे थे। श्रेयांश वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था, परंतु उसके चेहरे के भाव पहले से कुछ अलग थे। जब उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ तो उसने अपनी 2 उंगलियां उठाकर अपने गालों को छुआ। तो वह हैरान रह गया। वो कभी सिर उठाकर श्रेया की तरफ देखता तो कभी अपनी उंगलियों की तरफ देखता। फिर अचानक वो वहां से नीचे उतरकर श्रेया की तरफ बढ़ने लगा। श्रेयांश उस पेड़ से उतरकर श्रेया की तरफ अपने चेहरे पर एक अलग सा भाव लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। श्रेया वही उस भीगी हुई छत पर लेट कर अपने बाल पकड़े हुए रो रही थी। इस समय पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका था। चांद फिर से चमकने लगा था। हवाएं मंद मंद बहने लगी। फिर धीरे धीरे उसका रोना हंसने में बदलने लगा और वह अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो हंसी उस शांत माहौल को चीरते हुए अपने दर्द को बयां कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। वो सीधा उसी तरह से लेटे हुए ही हंसते हुए ऊपर की ओर देखकर कहने लगी, सब मुझे बीच रास्ते में हमें छोड़कर चले गए। माँ बाप तो पहले ही चले गए, भाई ने भी आधे रास्ते में साथ छोड़ दिया, और रोहन वो भी। सबने हमें अकेला छोड़ दिया। जब उन सब ने साथ छोड़ा तो एक बार के लिए हम संभल भी गए, किस्मत मानकर सब सह लिया। पर अब तुमने भी धोखा दे दिया। हम किस किस के लिए आंसू बहाए? हमारे पास इतने दर्द है कि यह आंसू भी कम पड़ जा रहे हैं। उसने हंसते हुए ही ऊपर देखते हुए कहा। और उस ऊपर वाले को जरा सी भी दया नहीं आती। बार बार मरने की कोशिश भी करते हैं पर मरने भी नहीं देता। मैं तो उन सब के मरने के बाद टूट गई थी, लेकिन तुमने तो हमें जीते जी मार डाला आरव, जीते जी मार डाला। हम कहाँ जाएं? किसकी गोद में सर रखकर रोए? किसे अपना दुख बताए? तुम्हें धोखा देते हुए एक बार भी हम पर तरस नहीं आया, इतना सा भी नहीं। वो अपने बाल पकड़ते हुए फिर से रोने लगी और अपना सर हिलाकर अपने बाल नोचने लगी। हम कैसे मान ले आरव कि तुमने हमें कभी प्यार नहीं किया? वो इस समय बिल्कुल किसी पागल की तरह लग रही थी। श्रेयांश अब तक उसके करीब आ चुका था। उसकी आंखों से भी आंसू की बूंद निकलकर उसके गालों पर बह रहे थे। वो श्रेया की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इस समय दर्द के भाव थे। श्रेयांश श्रेया के बगल में खड़ा हुआ था। श्रेया ने अपनी आंखों से श्रेयांश की धुंधली तस्वीर देख पा रही थी। जब श्रेया उसकी तरफ देखती है तो उसे अपनी आंखों से कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देता। उसे बस एक व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है जिसने काले रंग का वस्त्र पहन रखा था। वो अपनी भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है। वो वैसे ही लेटे हुए अपने हाथ जोड़ते ताली बजाने हुए अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है, प्लीज मुझे आजाद कर दो, मुझे इस दर्द से रिहा कर दो। हम हाथ जोड़ रहे हैं, रिहा कर दो हमें। ये दर्द हमारी जान ले रहा है, प्लीज हमें आजाद कर दो। श्रेयांश उसकी तरफ अपनी भराई आंखों से देखता है और धीरे से उसके पास अपने पंजों पर बैठ जाता है। श्रेयांश के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, परंतु पता नहीं क्यों और कैसे उसके हाथ अपने आप ही उठ गए और उसके सर को सहलाने लगे। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे उसके दर्द से आखिर उसे क्यों हमदर्दी हो रही थी। वो धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था और उसने अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ रखा था। श्रेया अपना सिर ना हिलाने लगी और जोर से रोने लगी। वो वैसे ही लेटे हुए अपने शरीर को दूर खिसकाने लगी।
वो अपना हाथ छुड़ाते हुए उठकर बैठ गई। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, हमें या तो इस दर्द से आजाद कर दो या फिर अकेला छोड़ दो। बस हमदर्दी मत दिखाओ। तुम चाहे जो भी हो, तुम कहो तो तुम्हारे पैर पड़ लूं। उसने उसके पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। श्रेयांश ने अपने कदम पीछे कर लिए। श्रेया ने रोते हुए ही कहा, बस हमसे हमदर्दी मत दिखाओ, ये हमदर्दी ही हमारी जान निकाल रही है। श्रेयांश उसके मना करने के बाद भी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। श्रेया एकदम से अपने आंसू अपने हाथों से पोंछते हुए वहां से उठने लगती है। अपने तेज कदमों से जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। वो अपने हाथों से आंसू लगातार पोंछते जा रही थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। उसने लगभग जब सारी सीढ़ियां उतर ली, जैसे ही आखिरी की 3 सीढ़ियां उतरने वाली थी, उसके पैर लड़खड़ा गए और वो उन सीढ़ियों से नीचे गिर गई। श्रेया के दोनों घुटनों में चोट लग गई, लेकिन उसे दर्द का पता ही नहीं चला। बिना देरी किए वहां से तुरंत उठते हुए अपने कक्ष में जाकर द्वार बंद कर लिया और सीधा स्नानघर में चली गई। इस समय तक उसका सर घूमने लगा था। वो वैसे ही पानी में बैठ गई। उसकी आंखें लगातार सामने देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर धीरे धीरे उसने अपना सर पानी के अंदर डाल लिया। श्रेयांश अभी भी वहीं बैठा अपने हाथों को देख रहा था, जो श्रेया और मदद के लिए बड़े थे। फिर वो वहां से खड़ा हुआ और दोनों हाथ बांधकर चांद को निहारने लगा। श्रेया एक तौलिए को लपेटे हुए स्नान घर से बाहर निकली। वो बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर तक पहुंची और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। वो औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई और बेहोश हो गई, पर उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा रो रही हो। आंखें बंद होने के बावजूद भी उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका बुरा कल उसकी आंखें तब तक नहीं बंद होने देती थी जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। सच में अपने पहले और सच्चे प्यार से धोखा खाने के बाद ऐसा ही दर्द होता है, या यूं कहें कि शायद इससे भी ज्यादा। उस दर्द को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और दर्द भी ऐसा जहां आपका शरीर बेजान हो जाए, पर आंखों के आंसू फिर भी बहते रहे। श्रेयांश वहीं खड़े होकर चांद को निहारते हुए अपने हाथों को देखा। उसके चेहरे पर इस समय किसी भी तरह के भाव नहीं थे। वो अपने शांत चेहरे के साथ चांद को निहारे जा रहा था। उसके माथे पर थोड़ी चिंता की लकीरें भी थी। थोड़ी देर वहीं खड़े रहने के बाद श्रेयांश वहां से अदृश्य हो गया। कुछ समय पश्चात ही सूरज भी अंधेरी रात को तोड़ते हुए आसमान में चमकने लगा। महल में सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग गए। प्रातः काल का एक प्रहर बीत चुका था। सभी महिलाएं अपने कक्ष से निकलकर अपने कार्यों में व्यस्त हो चुकी थी। कुछ महिलाएं बैठकर एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर रही थी। कुछ बगीचे फूल चुन रही थी। कुछ महिलाएं स्वयं को संवारने में लगी हुई थी। नौकर भोजन पकाने की व्यवस्था कर रहे थे। परंतु कोई था जिसकी नजर बार बार गलियारे की तरफ जा रही थी। सूरज अब काफी ऊपर तक आ चुका था। अब वो औरत थोड़ा सा परेशान हो गई थी। जब उसके सब्र का बांध टूट गया तो वह गलियारे की तरफ चल पड़ी। उसके कदम कक्ष के सामने रुक गए। वहां पर आती जाती हुए दासियां उसके बंद द्वार को देखकर बातें कर रही थी। कैसी निर्लज महिला है, देखो तो कितनी देर तक सो रही है। पता नहीं स्वयं को क्या समझती है। इसको आए हुए 2 दिन हो गए, पर मजाल है कि इसने किसी बात की हो। एक तो आते ही इसने शैतान मालिक की अपमान कर दिया, और पता नहीं कैसे इतनी मार खाने के बावजूद भी कैसे जिंदा है, और पता नहीं इसका इलाज किसने किया। इस महिला के बारे में तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। अगर कोई शत्रु हुई तो। इसी प्रकार की बातें सभी दासियां एक दूसरे से कर रही थी। उस औरत ने सभी दासियों पर एक सरसरी निगाह डाली। सभी दासियों ने अपना सर नीचे किए हुए वहीं से चली गई और थोड़ा सोचने के बाद दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इससे पहले वो दरवाजा खोल पाती, अंदर से द्वार खुल गया। श्रेया द्वार के पास खड़ी हुई थी। जब श्रेया ने किसी को अपने द्वार के पास खड़े हुए देखा तो उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर ऊपर देखा। वो औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी। श्रेया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक आसमानी रंग का वस्त्र पहन रखा था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके लंबे काले मुलायम बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसकी उन सूजी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खालीपन और तन्हाई थी। उसके मुख पर प्राकृतिक सुंदरता थी, बिना किसी साज सज्जा के। श्रेया उस औरत की तरफ बिना किसी भाव के देख रही थी। जब उसने श्रेया को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी नजरें हटाई और बिना कुछ कहे उसे आगे चलने का इशारा किया। श्रेया उसके इशारों को समझते हुए कक्ष से बाहर चल दी।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।